गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरा नाम है देव शाह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड स्टडीज ऑन दिस यूट्यूब चैनल चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी। एंड आज हमारा जो एफएम की फास्ट ट्रैक बैच है उसका पहला सेशन है, द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ अवर एफएम फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में, जिसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं ऐसे एस्पिरेंट्स के दिल में डर बैठ जाता है। इतना बड़ा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, जिसे आप लोग प्यार से कैपिटल बजटिंग भी बुलाते हो। भैया हम बुलाते तो प्यार से, लेकिन चैप्टर इतना बड़ा है, अंत में ना पूरा ऐसे कवर नहीं हो पाता, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है अभी। डोंट वरी, आज का ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि आज तक, आई रिपीट, आज तक अगर आपने इस चैप्टर को टच भी नहीं किया होगा ना, तो भी इस वीडियो से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। ये मेरे से आपकी गारंटी है, ये मेरे से आपकी गारंटी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई, और ना चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी को जाके सब्सक्राइब कर दो। देखो आप लोगों के लिए फ्री बैच लेकर आए हैं, आप लोगों से फ्री का काम भी नहीं होता है भाई। जाके सब्सक्राइब मार लो फटाफट चैनल को, ठीक है। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलो, और एक दूसरी चीज, ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अपने हाथ में ना एक कैलकुलेटर लेके रखना। देखो सॉल्यूशंस की बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि सॉल्यूशंस ना मेरे पास हैंड रिटन आप लोगों के लिए है। लाइक आई ऑलरेडी सेड टू यू इन द इंट्रोडक्शन वीडियो कि हम लोग सॉल्यूशंस जो है आपके लिए हैंड रिटन लेकर आएंगे। मेरे पास हैंड रिटन सॉल्यूशंस मौजूद है, उसकी टेंशन मत लो। मैं आपको अच्छी तरह से गेस थ्रू करवाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा पहले, ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप एक कैलकुलेटर अपने हाथ में लेके बैठो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और बस मुझे सुनते जाओ। मैं आपको बोलता हूं आपके लिए सेशन इंसाइटफुल होगा, ठीक है। चलो, तो एक बार प्रभु जी का नाम ले लेते हैं। हमारे बैच की शुरुआत होने जा रही है और शुरू करते हैं आज के हमारे इस मुद्दे को, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एक बार क्विकली एजेंडा की बात कर लेता हूं। सबसे पहले आज ना हम लोग इन टोटल 4 सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट ये 4 सवालों को ना मैं एकदम इन डेप्थ सॉल्व करवाऊंगा। पहले इन सवालों में जो भी कंसेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। सुनो हम कैसे करेंगे। बिफोर टैकलिंग आउट एवरी क्वेश्चन, उस सवाल में जो भी कॉन्सेप्ट्स मौजूद है मैं आपको इन डेप्थ एक बार समझाऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया गया है। अगर आप वो एप्लीकेशन सीख गए और उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, मैं आपको उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखाऊंगा, ताकि आप एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर के लिए एग्जामिनेशन में रेडी होके जाओ, ठीक है। तो देखो, कैपिटल बजटिंग पे ना बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, नॉट 2, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। सबसे पहले ना एमसीक्यूज आ सकते हैं, केस स्टडी बना देंगे पूरा और उसमें एमसीक्यू आएंगे। दूसरे 5-5 मार्क के बेसिक सवाल आएंगे, जो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, जिसमें 5-5 मार्क के 4 सवाल आते हैं, उसमें से एक आध 5 मार्क का कैपिटल बजटिंग पे सवाल हो सकता है। और तीसरा एक डिस्क्रिप्टिव, एक लंबा चौड़ा जो इंस्टीट्यूट डालता है प्रॉब्लम, 10 से 15 मार्क का। बेसिकली ये वेटेज रहता है। May 24 में अगर मैं बोलूं तो जहां तक मेरा आइडिया है 10 मार्क्स का वेटेज था, 10 से 15 मार्क्स का ही वेटेज था। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि कैपिटल बजटिंग में है। अब एमसीक्यू के बारे में सुनना। अब सुनो, चाहे इंस्टीट्यूट आपको एमसीक्यू में पूछे या चाहे आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछे, कंसेप्ट तो वही होगा ना जो हम मॉड्यूल से सीख के जाएंगे। एकदम लॉजिकल बात बताओ, एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के पूछने का तरीका बदल रहा है एग्जाम में, कभी कभी एमसीक्यू के थ्रू पूछ रही है, कभी कभी डिस्क्रिप्टिव में, बट कंसेप्ट तो उसमें भी वही यूज होगा ना जो हम पढ़ के जाएंगे एग्जाम में। यस, तो ये एमसीक्यू का डर ना मेरे भाई हटा दो। मैं तुमको बोल रहा हूं ना, बहुत हाइप फैली हुई है, एमसीक्यू बहुत टफ आते। मेरे भाई, कंसेप्ट अगर तूने सही से कर लिया ना, एमसीक्यू भी हार्ड नहीं है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये भूल ही जाना कि एमसीक्यूज जो है वो मतलब उसके लिए एक ऐसे मतलब अलग से रॉकेट साइंस वाला प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। नहीं भाई, कुछ नहीं है, कंसेप्ट हर जगह वही यूज हो रहा है, बस इंस्टीट्यूट के पूछने का तरीका बदल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा एमसीक्यूज की। बाकी सेपरेटली उसके लिए कोई मतलब रॉकेट साइंस का प्लानिंग जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पहले डर भगा दो एमसीक्यूज का, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं बोल रहा हूं ना, टेंशन मत लो। अब समझना, आज हम जो 4 क्वेश्चंस करेंगे
उसमें से पहले 2 सवाल ना ये 5-5 मार्क वाले करेंगे, ठीक है, ताकि अगर इनकेस आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल टैकल आउट ना हो आपसे एग्जाम में, तो एटलीस्ट अगर इंस्टीट्यूट ने ये यहाँ पर 5 मार्क का एक आध सवाल पूछा हो, तो कैपिटल बजटिंग से आप 5 नंबर एटलीस्ट कमा के आ जाओगे एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 1 वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। इसमें क्या बेसिकली छोटे छोटे कंसेप्ट है, पे बैक पीरियड क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए सब मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो बेसिकली ये, और अंत में हम लोग ये डिस्क्रिप्टिव सवाल को करेंगे जिस पर 2 बड़े सवाल होंगे, ठीक है। तो चलो भाई, चलो चलो चलो, एजेंडा डिस्कस हो गया है, बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। बस एक बार कैलकुलेटर लेकर रखना, अनदर रिमाइंडर, और मुझे बस सुनते जाना और बिंदास, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं हूं ना, पूरा अच्छे से समझा के जाऊंगा। चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू टैकल आउट टुडे इज गोइंग टू बी illustration number 17 that is located in page number 7.64 of your study material। तो आ जाएंगे पेज नंबर 7.64 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 17, ठीक है। अब ये एक ऐसा सवाल है ना, ये एक सवाल में मैं आपको चारों बेसिक मेथड्स समझा पाऊंगा, ठीक है। एंड मार्क दिस क्वेश्चन, ऐसे मार्क करके रखो कि भैया ये सवाल ना हमने सॉल्व किया था चार्टर्ड स्टडीज की बैच में, ताकि क्या आपको क्लिक होगा कि हाँ हमने कंसेप्ट जब रिवाइज किए थे या कंसेप्ट जब पहली बार पढ़े थे हमने यहां से पढ़े थे, ठीक है। चलो, सो लेट अस बिगिन। अभी मैं क्या करूंगा पता है, आपको कुछ कंसेप्ट समझाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को टैकल आउट करवाऊंगा, ठीक है। आ जाओ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वॉन्ट टू the very first concept which I want you all to understand is the concept of net cash flows itself या cash flows itself, ठीक है। सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो आप क्या बोलोगे, भैया उसमें हमारा बैलेंस शीट आ जाता है, उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, उसमें हमारा कैश फ्लो आ जाता है, बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप क्या बोलोगे, आप में से पता है मैक्सिमम लोगों का जवाब क्या होगा, भैया कैश फ्लो में ना हम सिर्फ कैश एक्सपेंसेस और इनकम को ज्यादा कंसिडर करते हैं, बराबर। क्योंकि देखो कैश फ्लो है तो वो एक्टिविटीज जिसमें कैश और बैंक बैलेंस यूज हो रहा है, जैसे कैश एक्सपेंसेस हो गई, कैश इनकम हो गई, है ना, ये हम ज्यादा इसमें कंसिडर करते हैं। जबकि पीएनएल में वी कंसिडर कैश एज वेल एज नॉन कैश, क्योंकि कैश फ्लो कैश बेसिस पे हम बनाते हैं, वी ऑल नो दिस, एंड पीएनएल हम अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, है ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल लेता हूं। समझो आपका प्रॉफिट आता है 14 lakhs, ओके, आपका प्रॉफिट आता है 14 lakhs, बट जब आप इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, तब आपने डेप्रीसिएशन माइनस किया था, समझो 4 लाख का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक्चुअल कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो मतलब कैश की इनकम और एक्सपेंस के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना होगा। बेसिकली कैश की इनकम एक्सपेंस के हिसाब से मेरा जो प्रॉफिट बनता है ना, उसी को हम कैश फ्लो बोलते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, 14 लाख का मेरे पास प्रॉफिट आया है, बट कहना ही से कि 14 लाख के प्रॉफिट की फिगर पे अराइव करते वक्त मैंने 4 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस किया था, एंड वी ऑल नो कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। हाँ भैया, बात तो सही है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो कहना ही से कि कैश प्रॉफिट पे आने के लिए मैंने जो माइनस किया था पहले डेप्रिसिएशन, उसको मुझे मेरे प्रॉफिट पे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 18 lakhs विल बी माई प्रॉफिट एज पर माई कैश एंड बैंक एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, जबकि 14 लाख मेरा पीएनएल के हिसाब से प्रॉफिट है। बेसिकली ना ये एक ही डिफरेंस प्राइमरीली होता है मेरे प्रॉफिट, पीएनएल के प्रॉफिट और मेरे कैश फ्लो के बीच में। समझ में आया। आम जब बड़े क्वेश्चंस में भी इसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हो, उसमें भी आपने देखा होगा कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक होता है और उसके बाद कैश फ्लो निकलता है। बट आप में से मैक्सिमम लोगों को इस चीज का लॉजिक नहीं समझता कि ऐसा क्यों, क्योंकि इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड कैश फ्लो निकालते वक्त हमें इसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। पहले माइनस किया था, अब ऐड बैक कर देंगे। इतना क्लियर है? यस, ये एक कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था। अब मैं आता हूं आपके दूसरे कंसेप्ट पे।
आ जाते हैं। चलिए इतनी स्पेस ठीक रहेगी। अब मैं आपको समझाता हूं पे बैक पीरियड का कंसेप्ट, ध्यान से सुनना। अभी समझो मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा पैसा है, दिस इज माई मनी। अभी नोटों का बंडल है ऐसा इमेजिन कर लेना। ये मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा पेटी भर के पैसा रहेगा मेरे पास, ऐसा स्टैग भर के पूरा पैसा है। कितना पैसा है भैया? 1 करोड़ ले लो ना, चलो। असलियत में तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा, बट 1 करोड़ एग्जाम्पल में ले लो, चलो। अभी पता है मेरे को ना 1 करोड़ का गाड़ी लेना है। मेरे को क्या करना है? 1 करोड़ का गाड़ी लेना है, ठीक है। मेरे को 1 करोड़ का गाड़ी लेना है। और पता है मेरी एनुअल इनकम कितनी होती है? मेरी एनुअल इनकम समझो हाँ, एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरी एनुअल इनकम होती है 20 लाख रुपए। मेरी एनुअल इनकम होती है 20 लाख रुपए। और ये 20 लाख रुपए पता है मैं कैसे कमाऊंगा? पहले तो मैं 1 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा, फिर उसी गाड़ी को साल भर के लिए किराए पे चढ़ाऊंगा, किसी को रेंट आउट कर दूंगा साल भर के लिए, और एनुअली मैं उस आदमी से 20-20 लाख रुपया कमाऊंगा। माई क्वेश्चन इज कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये 1 करोड़ रुपए 20-20 लाख के हिसाब से कब तक मेरे पूरे रिकवर हो जाएंगे? समझो, आज मैं 1 करोड़ का कैश आउटफ्लो कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरी जेब से पैसा खर्च रहा हूं। मैं मेरी जेब से पैसा खर्च रहा हूं तो मेरी जेब से 1 करोड़ जा रहा है, तो मेरे पास गाड़ी आई, बराबर। तो 1 करोड़ का मेरा कैश आउटफ्लो हुआ आज। उसके बाद पहले साल का रेंट मैंने वसूला 20 लाख, दूसरे साल का मैंने रेंट वसूला 20 लाख, तीसरे साल का रेंट। तो कहना ही से कि 20-20 करते करते जब मेरे 5 साल कंप्लीट होंगे तब मेरे 1 करोड़ रिकवर हो जाएंगे, बिकॉज 20 lakhs एनुअली इंटू 5 years इज इक्वल्स टू 1 CR। तो आज जो मैंने 1 करोड़ खर्चे हैं वो उसी गाड़ी से होने वाली इनकम के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूं तो 5 years होंगे। यही कंसेप्ट है आपके पे बैक पीरियड का। आज मैं किसी प्लांट में इन्वेस्ट करता हूं या आज मैं कोई असेट खरीदता हूं तो उस असेट से होने वाली इनकम कितने सालों में उतनी हो जाएगी जितनी से मेरी इनिशियल कैश आउटफ्लो रिकवर हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, प्लांट कितने का खरीदा है? 80 लाख का। और उस प्लांट के यूज से आप गुड्स बनाओगे, गुड्स बेचोगे तो रेवेन्यू होगी तो आपका प्रॉफिट आएगा तो उससे हम डेप्रिसिएशन ऐड करके हम कैश फ्लो निकालेंगे, तो कैश फ्लोज भी दिए गए। तो बेसिकली ये 80 लाख कितने सालों में रिकवर होगा इस मशीन को यूज करके, ये पूछ रहा है। पे बैक पीरियड का कंसेप्ट आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। चलो अब ना मैं क्या करता हूं, अब मैं पे बैक पीरियड को कैसे अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में वो आपको बताता हूं। आ जाओ, सोल्यूशन पर आ जाएंगे। तो देखो, एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्लांट वर्थ ₹80 lakhs, द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। समझना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। भैया कैश फ्लो में तो हम वैसे भी डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करते, तो बिफोर डेप्रिसिएशन। एंड याद रखना, कभी भी प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट होता है, आपको इनकम होती है तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और पता है क्या बोल रहा है बिफोर डेप्रिसिएशन? मतलब जब आप प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, आपने डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं किया। तो कहना ही से कि मेरा कैश फ्लो और मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस केस में सेम हो गया। यस भैया, सेम हो गया। समझ रहे? आई होप आपको समझा होगा। तो 2 चीजें मैंने आपको कराई, एक तो आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझाया, एक मैंने आपको टैक्स का कंसेप्ट समझाया। तो हमें यही चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। इतना आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो, हमें 10 साल तक का कैश फ्लो दिया हुआ है, मतलब मशीन को यूज करके हम 10 साल तक इनकम कमाएंगे। हमें बोला है कि चलो पे बैक पीरियड निकालो। अब कैसे निकालेंगे? देखो, पहला सवाल है ना, इसलिए एकदम धीरे धीरे जा रहा हूं, धीरे धीरे हम पेस पकड़ेंगे, ठीक है। चलो, नाउ हाउ डू वी टेक आउट दिस पे बैक पीरियड वाली थिंग? आ जाओ। मैंने क्या बोला कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई कैश आउटफ्लो। अभी के लिए ना प्रेजेंट वैल्यू टर्म को गोली मारो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई कैश आउटफ्लो? मैं आज मशीन कितने की खरीद रहा हूं? 80 लाख रुपए की, 80 lakhs। एंड द क्वेश्चन इज वही कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू रिकवर दिस 80 lakhs। ये मेरा पे बैक पीरियड का कंसेप्ट है। तो देखो, पहले साल में मेरा 14 लाख रुपए का इनफ्लो हो रहा है, दूसरे साल में 14 लाख रुपए का, मतलब कहने से पहले 2 साल मिला करके मेरे 28 लाख रिकवर हो रहे। तीसरे साल में फिर से 14 लाख, मतलब पहले 3 साल में 42 lakhs। चौथे साल में फिर 14 लाख, मतलब पहले 4 साल मिला करके 56 लाख। और 5वें साल में फिर 14 लाख, मतलब 70 lakhs। मेरे को रिकवर कितने करने हैं? 80 लाख।
5 साल में मेरे रिकवर कितने हुए हैं? 70 लाख। अब समझना, छठे साल में ना मुझे 16 लाख का इनफ्लो हो रहा है। ये देखो 16 लाख रुपीज का मेरा कैश फ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो। तो अगर मैं 70 में 16 ऐड करूं ना, देन इट इज 86, विच इज मोर देन 80 लैक्स। मोर देन 80 लैक्स मतलब कैन आई से कि समवेयर बिटवीन ईयर 5 एंड एंड ईयर 6 एंड मेरा 80 लाख रिकवर हो रहा है। अरे मैं बोलता हूं कि मैंने आज 80 लाख खर्चा किया, ठीक है, 5वें साल के अंत तक मेरे 70 लाख रिकवर हुए और छठे साल के एंड तक मेरे 86 लाख रिकवर हुए। ये मेरा ईयर 5 का टोटल इनकम, ये मेरा ईयर 6 तक का टोटल इनकम। तो कहना से 80 लैक्स समवेयर कहीं पे बीच में आएंगे। तो वो एग्जैक्ट टाइम कितना है? वो एग्जैक्ट टाइम ही मेरा पे बैक पीरियड है। तो अभी देखो एक चीज एकदम कंफर्म है, पता है 5 साल से तो ऊपर ही आएगा, 5 साल से तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि 5 साल तक तो मेरे सिर्फ 70 लाख रिकवर हो रहे। तो छठे साल का कितना हिस्सा? पूरा छठा साल नहीं आएगा, क्योंकि छठे साल के एंड तक 86 हो जाता है। तो देखो 70 लाख रुपीज तो मेरे पहले 5 साल तक रिकवर हो जाता है। तो 5 साल तो कंफर्म है। अभी समझना कैसे निकाले। हम लोग ना प्रपोर्शन कंसिडर करेंगे। पूरे छठे साल में कितना रिकवर होगा? 16 लाख। मेरे अब तक रिकवर हुए 70 लाख, मतलब कहने से 70 लाख में अगर मुझे और 10 लाख रुपीज रिकवर हो जाते हैं तो मेरा एग्जैक्ट 80 लाख का कैश आउटफ्लो जो मैंने इनिशियली किया था वो रिकवर हो जाएगा। यस, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख मैं कितना और रिकवर करना चाहता हूं अपॉन टोटल उस साल से कितना रिकवर हो रहा है। आई होप ये प्रपोर्शन आपको समझा होगा। सो 70 लाख प्लस 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख करूंगा तो प्रपोर्शन आ जाएगा मेरा। तो वो आता है आपका 0.625 ईयर्स। आप करो, देखो 10 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख करो, 10 डिवाइडेड बाय 16 करो, आपको आंसर देखो कितना आता है। 0.625 इज योर आंसर। ठीक है, तो 5 इयर्स प्लस 0.625 इयर्स, इट इज 5.625 इयर्स। अब भैया इसको ना मुझे मंथ्स में कन्वर्ट करके बताओ। सिंपल है, अगर किसी भी चीज को मंथ्स में कन्वर्ट करना हो और वो इयर्स में हो, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। सिंपल, इसको इंटू 12 मंथ्स कर दो। तो 0.625 इंटू 12 आप करोगे, इट इज गोइंग टू बी 7.5 मंथ्स। तो 5 इयर्स एंड 7.5 मंथ्स मुझे लगेंगे एग्जैक्टली 80 लाख रिकवर होने में। समझ में आया? ये कंसेप्ट था मेरा पे बैक पीरियड का। एक बार मॉड्यूल का आंसर भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको सुकून मिल जाए। ये देखो 5.625 इयर्स और 5 इयर्स एंड 7.5 मंथ्स। आई होप दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज क्लियर। आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगला कंसेप्ट ना जो मुझे आपको समझाना है इज द एनपीवी और द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब जिन्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं समझता उनके लिए एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। वैसे आपको आना चाहिए, बट अगर नहीं भी आता डोंट वरी, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद आपको एनपीवी आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो देखो अभी यस, एक मेरे पास ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज फ्लैट। आपको पता है ना आजकल घर के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आजकल घरों के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज जो फ्लैट 1 करोड़ का मिल रहा है, क्या पता आज से 2-3 साल बाद वो फ्लैट मुझे 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ का मिले। आई डोंट नो वेदर दिस पर्टिकुलर, ये मत देखने जाना एग्जैक्टली कि भैया इस तरीके का इन्फ्लेशन मार्केट में एग्जैक्टली इतना ही चलता है कि नहीं, बट जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आज जो फ्लैट 1 करोड़ में बिक रहा है, हो सकता है ना आज से 1-2 साल बाद वो फ्लैट 1.5 करोड़ का मिले। यस, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, इसे हम प्यार से बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लेशन। बेसिकली पैसे की वैल्यू जो है ना वो घटती है, वो घटती है, और इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि विद द पासेज ऑफ टाइम, देखो अभी मैं आपको आपकी किताबी डेफिनेशन बताता हूं, वो उन्होंने इंस्टीट्यूट ने लिख के छोड़ दिया है, विद द पासेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। बट कैसे डिक्रीजेस, एग्जांपल लेके मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग। अब समझना बात ध्यान से, इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। अब मुझे समझो, मैं ना 80 लाख रुपए अगर मैं खर्चा करूंगा तो वो मुझे आज करना पड़ेगा, बराबर? सीधी बात है ना, अगर मेरे को मशीन खरीदनी है मुझे आज खरीदनी पड़ेगी, प्लांट खरीदना है आज खरीदना पड़ेगा। तो इसको मैं एट प्रेजेंट बोलूंगा। यस भैया, बट द पॉइंट इज, हियर कम्स द ट्विस्ट, द पॉइंट इज ये जो 14 लाख का मुझे पहला इनफ्लो हो रहा है ये आज से 1 साल बाद होएगा ना, क्योंकि 31 मार्च
अगली 31 ऑफ मार्च को मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा तो मेरे को कैश फ्लो पहले साल का कितना है तब पता चलेगा, फिर दूसरे साल के एंड में 14 लाख तब पता चलेगा। यस, तो 14 लाख रुपए जो है ना, 14 लाख रुपए इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या, बेसिकली इसकी आज की वैल्यू का मतलब ये जो 14 लाख रुपए है ना, ये वो 1.5 करोड़ रुपए है, ये 1.5 करोड़ रुपए है इस केस में, अपने वाले एग्जाम्पल में। तो भैया इसको मुझे 1 करोड़ तक लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो कंसेप्ट क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे मेरे सारे कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा एंड उसके लिए मुझे चाहिए इन्फ्लेशन रेट। क्या चाहिए? इन्फ्लेशन रेट। देखो सिंपल सी बात है, आज 1 रुपया है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं मार्केट में इन्फ्लेशन 10% है, तो कहना से आज जो चीज 1 रुपए में मिल रही है उस पर मैं प्लस 10% करूंगा, तो आज जो चीज 1 रुपए की मिल रही है कल चल के 1.1 रुपीज की मिलेगी। यस, तो अब आपको क्या करना है पता है, क्वेश्चन में आपको इस चीज का उल्टा करना है। 1.1 रुपीज आज से 1 साल बाद की वैल्यू, तो उसकी आज की वैल्यू कितनी? तो ये सारे कैश इनफ्लोस को ना आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू के पे लेकर आओगे एंड इस चीज के लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं इसे हम प्यार से बोलते हैं डिस्काउंटिंग। इसे हम प्यार से क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग। समझ में आई बात? इसे हम प्यार से बोलेंगे डिस्काउंटिंग। तो देखो क्वेश्चन ने मुझे बोला है रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। बेसिकली ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला रेट होता है ना, ये मेरा इन्फ्लेशन रेट भी होता है। तो अब क्या बोला है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोला है, मतलब मेरे सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, बेसिकली कैश इनफ्लोज को मैं रेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्टली रेट के साथ नहीं करूंगा, एक चीज होती है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो भी आएगा, तो वो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको मैं उसके आज की वैल्यू पे सभी कैश फ्लोज को लेकर आऊंगा, उसमें से मैं माइनस 80 लाख करूंगा जो मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो है, और उसके बाद मेरे को जो आंसर मिलेगा दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ रहे हो? और एफएम का लॉजिक क्या बोलता है? एफएम का लॉजिक ये बोलता है कि अगर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आता है ना तो इन्वेस्टमेंट करने का, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव नहीं आता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। सिंपल सी बात है ना यार। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को ये सारे कैश फ्लोज अट्रैक्टिव लग रहे हैं बट ये तो इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज है ना, मेरे को उनको आज की वैल्यू पे लेके आके देखना पड़ेगा कि भाई आज, क्योंकि मैं कैश आउटफ्लो 80 लाख का आज कर रहा हूं, तो मेरे को आज की वैल्यू के हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि आज की वैल्यू के हिसाब से मेरे को गेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज से 1 साल के बाद मुझे ये सब अट्रैक्टिव कैश फ्लोज मिलेंगे, बट आज से 1 साल के बाद चीजों के दाम भी महंगे होंगे ना, तो मेरे को मेरा वो भी देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस हिसाब से मेरा बिजनेस सर्वाइव करेगा कि नहीं। तो उसके लिए ये कंसेप्ट बनाया गया है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। बहुत मैंने आपको इन डेप्थ जाके बताया है एनपीवी के बारे में, अब आप शायद कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, ये फ्लैट वाला एग्जांपल और ये रेट याद रखने का, बस रेट तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। आ जाओ, आ जाओ। तो अभी देखो कैसा करना है ना, आपको निकालना है एक चीज दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? ध्यान से सुनना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके साथ आप उस पर्टिकुलर ईयर के कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको उसकी आज की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इंस्टीट्यूट ने आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए भी हुए, अब अगर ना दिए हुए तो पता है कैसे निकालने का? सिंपल, ये फॉर्मूला है 1 करने का डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो आपका रेट है डिवाइडेड बाय 100। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में ना आए तो अपने केस में क्या है 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.1 और 0.1 प्लस 1 इज 1.1। अभी देखो जादू, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 में करूंगा ना, तो आज से 1 साल के बाद 1 रुपए की वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी वो मेरे को आएगा, एंड दैट इज माई पीवीएफ। देखो 0.909, इंस्टीट्यूट ने क्या दिया 0.909, फिर से इक्वल टू दबाओ तो दूसरे साल का आ जाएगा। आज से 2 साल के बाद 1 रुपए की वैल्यू 0.826 रुपीज, आज से 3 साल के बाद 1 रुपए की वैल्यू एक बार फिर से इक्वल टू दबाएंगे तो 3 साल के बाद आ जाएगी 0.75। भैया आप तो जादू कर रहे हो। अरे जादू नहीं कर रहा हूं, देखो पूरा लॉजिक समझा के आपको कर रहा हूं कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, क्वेश्चन ने तो आपको दिया हुआ है, तो सिंपली इन फैक्टर्स को रेलिवेंट ईयर के कैश फ्लोज के साथ मल्टीप्लाई करने का। भैया ये 80 लाख को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? भैया 80 लाख को किसी के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे। क्यों?
अरे मेरे भाई 80 लाख रुपीस अगर मैं आज खर्चा कर रहा हूं, मतलब कहने से 80 लाख रुपीस तो मेरी आज की वैल्यू है। आज अगर कोई मशीन मार्केट में 80 लाख की बिक रही है तो आज अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो ही मैंने 80 लाख इंकर किए होंगे ना। मैं बोलता हूं कि आज मैंने एक मशीन 80 लाख की खरीदी है, इसका मतलब क्या हुआ, वो मशीन मार्केट में 80 लाख की बिक रही है ना। आई एम अज्यूमिंग नो डिस्काउंट नो रिबेट, एकदम बेसिक लॉजिक बता रहा हूं, समझ में आई बात? यस। तो देखो द कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी। आ जाओ। तो इन्होंने पता है सिंपली क्या किया हुआ है, कैश फ्लोज। देखो मैंने क्या बोला, पहले सारे कैश फ्लोज को ना ये उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 लाख इंटू 0.909, 14 लाख इंटू 0.826। जैसे देखो तीसरे साल का 14 लाख और तीसरे साल का कैश पीवीएफ कितना है 0.751, तो 14 लाख इंटू 0.751। ऐसा करते 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 हर एक साल का निकालने का, उसमें से 80 लाख माइनस करने का, और मेरा एनपीवी देखो पॉजिटिव आया है। मैंने आपको क्या बोला, एनपीवी पॉजिटिव आता है तो इन्वेस्टमेंट करने का कि नहीं करने का? अरे करने का, क्योंकि आज की वैल्यू के हिसाब से भी आपको प्रॉफिट आ रहा है। बट अगर नेगेटिव आए, सावधान, आज की वैल्यू के हिसाब से लॉस आ रहा है, वो सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है। समझा? यस। सॉरी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सबका टोटल ना 97,92,200 आता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, मतलब मेरे जितने भी कैश इनफ्लोज है उन सबको डिस्काउंट करने के बाद, और मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो जो मैंने मशीन को खरीदने के लिए किया इज 80 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, मेरा एनपीवी 17,92,200 आता है। एक बार इंस्टीट्यूट के आंसर से आपको बता देता हूँ। ये देखो 97,92,200 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इन्होंने देखो 80 लाख यहाँ पे नहीं डाला है, यहाँ पे माइनस किया है। 80 लाख माइनस दिस, दैट इज 17,92,200, दैट इज माई एनपीवी। एंड सिंस माई एनपीवी इज पॉजिटिव आई शुड इन्वेस्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तीसरा कंसेप्ट जो मुझे आपको कराना है ना, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। अगर आपको एनपीवी समझा होगा ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दो चीजों का, आपको 2 सेकंड का काम है, पीआई। देखो एनपीवी में हम 2 चीजें निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बराबर? यही आपका एनपीवी निकलता है। यस यस। अभी कैश आउटफ्लो जो होता है वो तो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे ही होता है। कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे लाते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ उस रेलिवेंट ईयर के कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करके। यस। पता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बस भैया इतना ही, इतना ही, इतना ही। यकीन नहीं हो रहा है ना? बता दूं, ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग पीवीसीओ भी बोल सकते हैं। 97, 92, 200, जैसा मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर इनको टोटल 97, 92, 200 आया, डिवाइडेड बाय 80 लाख। से एक बार कर लेते हैं, 97, 92, 200 डिवाइडेड बाय 80 लाख, दैट इज 1.22, एक मिनट, 1.224025, मतलब 1.224 हम बोल सकते हैं। देखो हमको भी वही आ रहा है, आईसीआई को भी वही आ रहा है, 1.224। अब भैया ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या लॉजिक है, एक बार क्विकली बता दूंगा। सिंपल, देखो मैंने क्या बोला, जैसे मैं आपको बोलता हूं एनपीवी पॉजिटिव आता है तो इन्वेस्ट करने का, नहीं तो नहीं करने का। अब मुझे एक बात बताओ, एनपीवी का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा? कहना इसे जब मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से ज्यादा रहेंगे तब। पॉइंट तो है भैया, मेरा इनफ्लो का वैल्यू ज्यादा रहेगा, आउटफ्लो का वैल्यू कम रहेगा। मतलब जो वैल्यू मुझे माइनस करनी है वो कम होगी उस वैल्यू से जिस वैल्यू को मुझे प्लस करना है, तो मेरा नेट में आंसर पॉजिटिव आएगा। बट अगर उल्टा हो जाए तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अभी ठीक है, ये दिस इज वन मेथड। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ना क्या बोलता है, या तो 1 से ऊपर आ सकता है, या तो 1 से नीचे आ सकता है, या फिर 1 भी आ सकता है। 1 आएगा इसका मतलब पता है क्या है? इट इज नथिंग बट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला कंसेप्ट जो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर 1 से ऊपर आया मतलब कहने से मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, और न्यूमरेटर में क्या है? मेरा क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और डिनोमिनेटर में क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो कहना है न्यूमरेटर और बड़ा है, मतलब मेरे इनफ्लोज मेरा आउटफ्लो से ज्यादा है, तो एनपीवी पॉजिटिव। तो कहने से कि जब मेरा एनपीवी पॉजिटिव आएगा तब मेरा जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो 1 से ऊपर आएगा। हाँ भैया बात तो सही है, लेकिन कहना है इसे कि जब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो मेरा आंसर 1 से कम आएगा।
तो अगर आंसर 1 से कम आता है तो समझ जाने का क्या कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज एंड मेरा एनपीवी नेगेटिव आएगा। देखो इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, एकदम लॉजिक बेस आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, एकदम लॉजिक बेस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो देखो 3 कंसेप्ट मेरे रिवाइज हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी चीज पर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ 10% एंड 15% डिस्काउंट फैक्टर। ये एक आखिरी कंसेप्ट है जिसमें मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ध्यान दो। उसके बाद ना छोटे कंसेप्ट हमने ऑलमोस्ट सारे खत्म कर दिए और आपके 5 मार्क्स झोली में, ये आप समझ लेना। ठीक है, चलो आखिरी कंसेप्ट है, छोटे बेसिक क्वेश्चंस का एक बार ध्यान दे देंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, आ जाओ। अभी देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पता है कौन सा रेट होता है, जिस रेट पर मेरी एनपीवी 0 है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी समझो 80 लाख है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी 80 लाख है, तो मेरा एनपीवी कितना आएगा भैया? कहने से मेरा एनपीवी तो 0 आएगा इस केस में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर रेट जिसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मैं मेरे कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करूंगा और उसका टोटल लूंगा, तो वो जो टोटल आएगा वो मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से मेल खाएगा। नहीं समझा? वापस से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे निकलता है? कैश फ्लोज को लेने का, उसको एक रेट के साथ उसको एक रेट के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने का। यस, वो रेट जिसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर्स के साथ मैं कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करूंगा और उन सारे कैश फ्लोज का टोटल लूंगा, तो जो मेरा आंसर आएगा ना उन इनफ्लोज के टोटल का, वो मेरे इनिशियल कैश आउटफ्लो से इक्वेट करेगा, तभी मेरा एनपीवी 0 आएगा। और अगर समझो एनपीवी 0 आया तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा भैया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो भी मेरा 80 लाख रहेगा डिवाइडेड बाय मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो भी मेरा 80 लाख रहेगा। मतलब कहना ही से कि जब मेरी एनपीवी 0 होगी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आएगी। हाँ भैया, बात तो सही है। तो ये जो मैं आपको बोल रहा था ना कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आएगा, तो आईआरआर कैसे हुआ ये? तो भैया नाउ व्हाट इज दिस आईआरआर? आपने ये सब राम कहानी तो सुना दी, बट आईआरआर क्या होता है? वो रेट जिसपे मेरा एनपीवी 0 आता है उसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। वो पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट, वो पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट, जो भी आप बोलो, जिसपे मेरा एनपीवी 0 आता है, दैट इज माई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आई होप दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू। ठीक है, अब ये आईआरआर हमें निकालने बोला है, तो हम निकाले कैसे? भैया देखो एक चीज पक्की है कि 10% है ना मेरा आईआरआर नहीं है। अब भैया इस कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंचे? सिंपल रे, देखो मैंने 10% पे जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला तो 1 से ऊपर आया और मेरा एनपीवी भी पॉजिटिव आया। मतलब सीधी बात है, ये तो आईआरआर है नहीं, क्योंकि आईआरआर पे मेरा एनपीवी 0 आना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आना चाहिए। यस, अब आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे ना, तो उन्होंने 10% के अलावा एक और रेट के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हैं, दैट इज 15%। अब समझना, 15% पे जब ये ऐसा दिया जाए ना, इन्होंने देखो क्या बोला है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ 10% एंड 15% डिस्काउंट फैक्टर। जब भी ऐसे 2 रेट के बेसिस पे बोले ना आईआरआर निकलने वाला है, ये 2 रेट्स के बेसिस पे आईआरआर निकलेगा। एक चीज समझना, जो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज बिटवीन दीज टू, चाहे 11% हो, 11.25 हो, 12.34 हो, कुछ भी हो, बट वो 10 और 15% के बीच की वैल्यू है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम आईआरआर निकाले कैसे? सबसे पहला स्टेप, जो दो रेट्स के पीवीएफ दिए हुए ना, उस पर आपकी एनपीवी रेडी होनी चाहिए। तो देखो 10% पर तो हमने एनपीवी निकाल दी 17,92,200। हम ऐसे ही क्या करते हैं, 15 लाख पर भी निकाल देते हैं। तो सिंपल 0.87 जो मेरा पहले साल का पीवीएफ है उसको 14 लाख से मल्टीप्लाई, 0.756 दूसरे साल के पीवीएफ को दूसरे साल के कैश फ्लो से मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते ना मैंने 15% पे भी एनपीवी निकाल दिया। मतलब मल्टीप्लाई करते सारे कैश इनफ्लोज का सम, और उसमें से माइनस कर दिया 80 लाख, बराबर, उसमें से माइनस कर दिया 80 लाख। देखो इंस्टीट्यूट ने डेप्थ में किया हुआ ये चीज सिंपल, ये 14 लाख इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस, सारे कैश इनफ्लोज, और इसमें से माइनस 80 लाख। अब समझना, इंस्टीट्यूट ने जब 15% इन्फ्लेशन रेट कंसीडर करके एनपीवी निकाला ना, उनका आंसर नेगेटिव आया। द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ टेकिंग आउट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शुड बी दिस, कि एक आपके पास रेट ऐसी होनी चाहिए जिसपे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, और एक आपके पास रेट ऐसी होनी चाहिए जिसपे एनपीवी नेगेटिव आ रहा है। वेरी फर्स्ट कंडीशन।
वेरी फर्स्ट कंडीशन, जब तक ये फुलफिल नहीं हो रहा है आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है, ये रूल है, आप ध्यान रख लेना। अब अगली चीज, ये 4 वैल्यूज को ना हम एक फॉर्मूला में बिठानी है, और जैसे ही हम उस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे आपका IRR निकल जाएगा। भैया फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ, इधर आओ, ये है आपका फॉर्मूला। अब भैया ये फॉर्मूला, भाई क्या हो गया, अब भैया ये फॉर्मूला भी हमें थोड़ा सा समझा दो ना, ये फॉर्मूला भी हमें थोड़ा सा समझा दो ना। ठीक है, समझा देते हैं, आ जाओ। IRR कैसे निकलता है, देखो लोअर रेट मेरा 10% है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, एक आपको बिहेवियर बताता हूं। मैंने यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन रेट बढ़ाया तो मेरा एनपीवी कम हुआ। मैंने जैसे इन्फ्लेशन रेट को 10 से 15% पे बढ़ाया या डिस्काउंटिंग रेट को 10 से 15% तक किया, मेरा एनपीवी, इसको ना ऐसे ही, मैंने जैसे ही मेरे इन्फ्लेशन रेट को इंक्रीज किया मेरा एनपीवी देखो डिक्रीज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया। यस, मतलब कहना ही से कि ये जैसे जैसे मैं मेरे इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाता हूं मेरा एनपीवी घटता जाता है। भैया बात में दम तो है, जैसे जैसे मैं इन्फ्लेशन रेट बढ़ाता हूं मेरा एनपीवी घटता जाता है। यस भैया बात में दम है, बात में दम है। अब क्या, अब क्या, अब ना इसी चीज को लॉजिक बना के फॉर्मूले में घुसा देने का। कैसे घुसाएंगे, देखो सबसे पहले लोअर रेट, लोअर रेट अभी समझना, 17,92,200 बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है और 116 नेगेटिव वैल्यू है। मतलब कहना ही से कि 10% से मेरे को रेट बढ़ाना पड़ेगा, बट 15% से कम होगा। 10 से ज्यादा है वो मेरे को पता है क्योंकि 10 पे एनपीवी पॉजिटिव है, बट 15 से कम आएगा क्योंकि 15 पे एनपीवी नेगेटिव है। इसीलिए तो मैंने बोला पहले कि 10 से 15 के बीच में वो रेट है। बट एक चीज पक्की है कि 10% से वो रेट मेरे को बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 पे तो पॉजिटिव आ रहा है एनपीवी। तो कहना ही से कि 10% से तो ऊपर ही वो रेट है, तो मैं सीधा पहले क्या करता हूं, लोअर रेट प्लस, लोअर रेट और उसके ऊपर प्लस। तो 10% यहां पे लेने का जो मेरा लोअर रेट है और प्लस करने का। अब ये ना एक मैजिकल फैक्टर है, ये मैजिकल फैक्टर है, एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट प्लस एनपीवी एट हायर रेट। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि ये इसका टोटल इंक्रीज कितना है। देखो अब आप ऐसा मत करना 1792 माइनस 116, नहीं वो पॉजिटिव से नेगेटिव में गया है। तो एक तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा 0 है, ये मेरा पॉजिटिव वाला वैल्यू है, ये मेरा नेगेटिव वाला वैल्यू है। ठीक है, मतलब कहना ही से कि यहां पर ये 17,72,000 से डिक्रीज हुआ है और 1,16,000 से और डिक्रीज हुआ है, तभी वो पॉजिटिव 1792,200 से नेगेटिव 1,16,000 पे पहुंचा है। आप नंबर लाइन इमेजिन करो ना जिसमें बीच में 0 है, ये साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, ये साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज है। मैंने आपको वैसे ही बताया ना। यस, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 17,92,200 प्लस 1,16,000। अब आप 17,92,200 माइनस 8,200 माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव 116,600 आएगा, सॉरी नेगेटिव 116 आएगा। दैट इज माई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द नंबर लाइन। तो मेरे को यही लेना है। देखो उन्होंने भी क्या बोला है, एनपीवी एट लोअर रेट प्लस एनपीवी एट हायर रेट, माइनस है बट एक देखो वो भी शान है, उनको पता है कि एक में आंसर नेगेटिव ही आने वाला है और वो हायर रेट पे आने वाला है, तो उन्होंने इधर जानबूझ के माइनस डाल दिया ताकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए और टेक्निकली आंसर यही आए। तो ये पार्टिकुलर पार्ट का लॉजिक आई होप आपको समझा होगा। अभी ऊपर क्या लेने का पता है, एनपीवी एट लोअर रेट 1792,200 और मल्टीप्लाई कर देने का हायर रेट माइनस लोअर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट को। अभी देखो दीज ऑल आर ना बैलेंसिंग फिगर्स, वो बैलेंसिंग वैल्यूज है जिसकी वजह से आपका फॉर्मूला सही जवाब देता है। बाकी मेजर लॉजिक इसमें था और मेजर लॉजिक इसमें था। आई होप आपको ये समझा होगा। देखो ऐसे लॉजिकली याद करोगे, एग्जाम के बाद भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अभी देखो ये 19,800,200 यहाँ पे आ गया, 17,92,200 यहाँ पर आएगा, 10% तो आ गया। अब 15% माइनस 10% कितना हुआ, 5%, बराबर, एकदम एब्सोल्यूट टाइम टर्म्स में। अभी यहां पर आप गलती कर सकते हो, पता है क्या, मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, 17,92,200 डिवाइडेड बाय 19,08,200 इंटू 5 के बाद परसेंटेज दबाएंगे कैलसी पे। ये गलती मत करना। इवन तो यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज है, बट डोंट कंसिडर दिस, नॉट टू टेक परसेंटेज ऑन कैलकुलेटर। ये कैलकुलेशन के वक्त ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 10% तो है ही, तो देखो ऐसा आएगा, इसको सिंपल ऐसा लिख लेने का, 10% प्लस 17,92,200 डिवाइडेड बाय 19,08,200 आया
सिंपली इंटू 5 करना, 5% नहीं, सिंपली इंटू 5, दैट इज 4.69604, मतलब 4.696 और पीछे परसेंटेज लगा देना, और इन दोनों को एब्सोल्यूट टर्म्स में ऐड करोगे तो आपका आंसर 14.696% आ जाएगा। ये क्या है? दिस इज योर IRR। ओ, ऐसे कैलकुलेट होता है IRR। यस, ऐसे कैलकुलेट होता है आपका IRR। अब मैं आपको शर्त लगा के बोलता हूं कि 14.696% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल के अगर आप कैश फ्लोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, आपका आंसर 80 लाख से अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, एकदम ही सेम। मतलब डॉट 80 लाख नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है, बट 80 लाख से एकदम करीब आंसर आए और आपका एनपीवी 0 से एकदम करीब आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इंस्टीट्यूट ने देखो ये सिर्फ ना वैल्यूज ले लिए, अरे मेरे भाई, बट इन वैल्यूज के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझ में आया? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। इसमें क्या लॉजिक है, ये प्लस क्यों हुआ है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। चलो ये तो हम याद कर लेंगे एक बार के लिए, बट ये दो मेथड्स का लॉजिक समझा आपको? यस। अभी देखो आईसीआई का भी स्टेटमेंट बता देता हूं। एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेट 15% डिस्काउंट रेट इज नेगेटिव, हेंस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉल्स इन बिटवीन 10% एंड 15%, द करेक्ट IRR शुड बी कैलकुलेटेड। यही मैंने आपको अभी अभी समझाया इन डेप्थ। तो इंस्टीट्यूट को देखो 14.7 कर दिया है उन्होंने, अपने को 14, वी गॉट अ मोर एक्यूरेट आंसर 14.696, ठीक है। एंड दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने ये 40 या 45 मिनट जो भी है मेरे साथ यहां तक गुजारे ना, और आपको यहां तक चीजें समझी है, भाई 5 मार्क तुम्हारी झोली में, 5 मार्क तुम्हारी झोली में। जो कैपिटल बजटिंग से तुम डरते थे ना, उसके बेसिक क्वेश्चन के 5 नंबर तुम्हारी झोली में, ठीक है। चलो अब ना एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि एकदम ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोटे क्वेश्चन को करने में भी बहुत समय लगा दिया, बिकॉज मैंने आपको पूरा समझाया है, लिटरली बता रहा हूं, एक रेगुलर बैच की तरह मैंने आपको पूरा समझाया है ये चीज। आ जाओ, और इसीलिए भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 17 हो गया है, और है ना, अब हम लोग करने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएंगे, दैट इज ऑन पेज नंबर 7.76। चलिए आ जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें भी देखो क्या क्या निकालने बोला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको डिस्काउंट रेट निकालने बोला है, आपको एनपीवी निकालने बोला है, आपको पेबैक पीरियड निकालने बोला है, और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, बेसिकली आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो हमारे पिछले क्वेश्चन में दिया था ना 80 लाख, वो इधर निकालने बोला है कि इस क्वेश्चन में वो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होएगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको, और इसको इस पे कंपेरेटिवली ना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि अब बेसिक्स आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट निपटाएंगे। आ जाओ, तो देखो, फॉलोइंग डेटा हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर अ कैपिटल प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इनफ्लोज मेरे है 1 लाख, यूजफुल लाइफ है 4 साल, मतलब समझो मशीन 4 साल यूज होगा, तो प्रोजेक्ट 4 साल के लिए चलेगा, और हर साल 1-1 लाख का कैश इनफ्लो होगा, मतलब ये मेरा कैश फ्लोज होगा ऐसे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। सैल्वेज वैल्यू 0। अब ये सैल्वेज वैल्यू क्या है, 4 साल के बाद अगर मैं जो मशीन यूज कर रहा हूं, जो भी प्लांट यूज कर रहा हूं, उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा, मेरे को क्या मिलेगा पता है, मेरे को मिलेगा ठेंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सैल्वेज वैल्यू 0। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12%। क्या होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, याद करो याद करो याद करो, हाँ वही रेट जिसपे एनपीवी 0 होता है, वो आपका IRR। बहुत बढ़िया, जितनों ने भी याद किया बहुत बढ़िया, और जितनों ने याद नहीं किया कोई बात नहीं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, सीखने ही आए हो ना, बिल्कुल टेंशन मत लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अब यहां पर ना मेरे को आपको एक चीज हाईलाइट आउट करानी है। मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू 1 से ऊपर है कि नीचे है? ये वैल्यू 1 से ऊपर है और मेरा IRR 12 है, तो इससे कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में आया दया, कुछ समझ में आया दया, ऐसे ही करता है ना दया, कुछ समझ में आया। अरे मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ना, ये 12% पे नहीं किया है, क्योंकि 12% पे किया होता ना दया, तो आंसर 1 आता, क्योंकि 12 तो मेरा IRR है, एंड एट IRR एनपीवी इज इक्वल्स टू 0, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम।
ओ मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस रेट पे किया गया है, नॉट एट माई IRR। आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है पता है कमेंट करने का कि ऐसे पहले रॉ ऐसे जो गलत चीज है उसको ऐसे लिखने का IRR COC। हाँ ऐसा तो आपको इंस्टाग्राम की भाषा में समझा है। चलो तो सबसे पहले मुझे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आ जाओ अभी ना इसको क्विकली सॉल्व करते हैं। और ये देखो एनपीवी के लिए इन्होंने ना प्रेजेंट वैल्यू एट डिफरेंट रेट्स दिया हुआ है, बट मैं बोल रहा हूं इसमें से 2 रेट्स यूजलेस है। एक तो हमारा IRR है, ठीक है, तो ये इस पे तो एनपीवी 0 ही आएगा, इस पे तो डेफिनेटली नहीं निकालना है। मतलब ये तीनों में से ही एक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या आपका इन्फ्लेशन रेट होगा, दैट इज फॉर श्योर। चलो आ जाओ सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब इनिशियल कैश आउटफ्लो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि एट इंटरनल रेट वी विल कंसिडर दिस एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मुझे पता है कि एट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और मेरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज दोनों सेम हो जाएंगे। यस भैया, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो सेम। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास देखो हर साल का 1-1 लाख का कैश फ्लो है, ये मुझे पता है। मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी निकले हुए। तो मैं क्या करता हूं पता है, पहले मैं सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अगर निकाल दूं 12% पे, तो मेरा उसका टोटल का जो आंसर बनेगा वही मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा एट 12% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये दोनों सेम होगा, तो ये माइनस ये करके 0। पिछले क्वेश्चन में समझाया था ना। तो मैं क्या करता हूं, 1-1 लाख को हर साल 1 लाख को इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। आ जाओ तो देखो हर साल का मेरा कैश फ्लो 1-1 लाख है, इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये मैंने यहीं से लिया हुआ है 893797712636। अगर ना दिया हो तो भी कैलकुलेटर पे कैसे निकालना है वो भी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो देखो 89,300, 79,700, 71,200, 63,600। अब इसका जो मेरा टोटल होगा दैट इज 3,08,300। मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का टोटल कितना हुआ, 3,08,300, बट दिस पर्टिकुलर टोटल इज एट IRR दैट इज एट 12%। और IRR पे तो PVCI और PVCO दोनों इक्वेट हो जाते हैं। तो कहना है से मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी 3,08,300 हुआ। यस भैया बात तो सही है। बट एंड एक और चीज मैंने क्या बोला, हम जो इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है उसको हम किसी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? नहीं भैया नहीं करते, क्योंकि वो तो मैंने आज ही इंकर करा है ना। आज किसी चीज की वैल्यू जो होगी उतना ही मैं इंकर करूंगा, तो रियल टर्म्स में आज की वैल्यू तो आज की ही होगी। समझ रहे हो समझ रहे हो? ये ऐसे शब्दों पे खेलते हैं लोग, शब्दों पे खेलते हैं लोग। अरे सिंपलीफाई सिंपल समझता हूं। देखो इमेजिन करो 2 लोग हैं, इमेजिन करो 2 लोग हैं। एक जो गर्लफ्रेंड पटा के बैठा है, आई वोंट से पटा के बैठा है, जो बना के बैठा है, हु हैज अ गर्लफ्रेंड। और दूसरे हम जैसे कोई नहीं है भाई जीवन में, कोई नहीं है जीवन में। अब दिन भर दिन जो पहला वाला इंसान है उसकी गर्लफ्रेंड उससे ज्यादा खर्चा करवाएगी। यस, बट उसकी गर्लफ्रेंड बोलेगी बेबी जानू 10,000 मेरे को आज ही खरीदना है, 10,000 का ये। तो आज तो बेबी बोलेगी कि 10,000 का खरीदना है, तो आज की चीज तो 10,000 की 10,000 में ही मिलेगी ना मेरे को। ये कंसेप्ट है भैया, बड़े कैजुअल तरीके से समझाया आपने। चलो इधर ध्यान दो। तो 3,08,300 ही मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एंड वही मेरा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी बन जाता है। एक बार ICI का आंसर भी आपको दिखा देता हूं, सुकून मिल जाएगा यार आपको। 3,03,800। आ जाओ, व्हाट वाज द पेज नंबर 7.76। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए ना एक हिंट आपको दिया गया है यहाँ पे, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलता है? इट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। बराबर है? यस भैया बराबर है। अभी देखो मेरे पास PI है 1.064, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब वही मेरा कैश आउटफ्लो मैंने 3,08,300 अभी निकाला। तो ये 2 वैल्यूज में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा 3,08,300 यहाँ पर, 1.064 यहाँ पर, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है
3,23,243 आ गया। हाँ भैया 3,23,234। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में 43 मत पूछा करो यार, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ आप लोगों की तरह। सो इट इज 3,23,243। ठीक है, अभी विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, अभी देखो ध्यान से सुनना, अभी एक कंसेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। बेसिकली अगर मैं देखो इंडिविजुअल साल के फैक्टर को ना मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलूंगा, ठीक है, बट जब इन चारों को मैं ऐड करके इसका टोटल निकालूंगा ना, तो मेरे को जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर इज नथिंग बट अ सम ऑफ द टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज में भी कंफ्यूज नहीं होने का। तो 1 लाख इंटू PVAF अगर 4 साल का करूंगा तो कुछ 3,23,000 आएगा। यस भैया, अभी ये मत पूछना यहाँ पर हर एक साल का 1-1 लाख क्यों नहीं लिया, मैं यहाँ पे 4 साल का ही टोटल ले रहा हूँ, मैं पे 4 साल का ही टोटल ले रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, ना समझाओ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 लाख लेके रखने का, टेंशन नहीं। तो PVAF मेरा क्या होगा, सिंपल, अभी ना इसको मत देखो, ये ICAI का तरीका है। पहले 11 देखो मेरा PVAF कैसे निकला, सॉरी ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। PVAF X% 4 years इट इज 3.232 कैसे आया, सिंपल, ये फॉर्मूला था, ये यहां पर जाके इसके अंदर डिवाइड हो गया, तो मेरा आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा PVAF है, बट भैया किस रेट पर PVAF है वो मुझे नहीं पता है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि PVAF इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। मेरे को बाकी 3 रेट्स दिए हैं ना, तो चलो इन तीनों रेट्स के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का टोटल मार के देखते हैं, जिसका आंसर 3.232 से सबसे नजदीक आएगा वही मेरा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वही मेरा डिस्काउंट रेट है। हाँ भैया लॉजिक बराबर है आपका। तो देखो पहले 11% पे देखते हैं, तो 0.901 प्लस 0.812 प्लस 0.731 प्लस 0.659 3.103, तो ये तो मेरा कम आता है, तो 11% इज नॉट माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 10% पे देखते हैं, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 3.169, नहीं भाई ये भी नहीं है। अब 9% पे देखना, एकदम नजदीक आंसर आएगा, 0.917 प्लस 0.842 प्लस 0.772 प्लस 0.708 3.239, और अपना कितना आया 3.232। तो ये दोनों आंसर एकदम ही एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो ये देखो इन चारों का टोटल 3.239 आता है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो डिस्काउंट रेट है दैट इज 9%। यस, माय डिस्काउंट रेट इज 9%। ठीक है, देखो अच्छा, अब यहां पर एक और लॉजिक आपको समझाना है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर जितना चाहिए उससे कम आए ना, तो रेट को बढ़ा के लेना 1%, और अगर ज्यादा है तो कम कर देना। ठीक है, ये समझना है तो समझो, वरना ट्रायल एंड एरर वाला ये पार्ट है पूरा। तो PVAF इज 3.239, दैट इज मोस्ट इक्विवेलेंट टू 3.232। तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आया, 9%। कितना आया भैया, 9%। चलो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे कंसेप्ट पे, दैट इज NPV। क्या NPV, सिंपल रे, मेरे पास 9% के क्या है प्रेजेंट वैल्यू, मेरे को पता है मेरा कैश फ्लो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, उस पर मेरे जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है वो मेरे अवेलेबल है क्वेश्चन में। यस, और मेरे को ये पता है कि हर साल मेरा 1-1 लाख का इनफ्लो हो रहा है, मेरे पास आउटफ्लो भी निकल गया था 3,08,300। तो अभी तो मेरे को सिंपल सारी एलिमेंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये देखो 3,23,243 बराबर 3,23,243 कैसे निकला, PI के बेसिस पे हमने जब इनफ्लोज निकाले वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, और अगर ना भी समझ में आए तो एक बार 9% से फटाफट कैलकुलेट करके निकाल लेना। लेस 3,03,800 ये हमारा आउटफ्लो है, तो मेरा NPV कितना निकला 19,443, एंड दिस इज एट 9% एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। NPV भी खत्म, और अंत में पे बैक पीरियड बेसिकली क्या बोला है, 3,03,800 मेरा इनिशियल आउटफ्लो है, हर साल 1-1 लाख का इनफ्लो हो रहा है, बताओ कितने साल में रिकवर होगा। तो चलो देख लेते हैं भाई, सिंपल 3,03,800 डिवाइडेड बाय 1 लाख, मतलब देखो हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख हो रहा है, इधर ऐसे समझो। तो कहना ही से कि यहां तक 2 लाख यहां तक 3 लाख रिकवर हो रहा है,
और ये चौथे साल में पूरा 4 लाख रिकवर हो रहा है, मतलब समवेयर बिटवीन ईयर 4 3,03,800 रिकवर हो रहा है। तो सिंपल ऐसे लिखने का 3 लाख प्लस प्रपोर्शन लो, मेरे को और कितना रिकवर करना है 3,800 डिवाइडेड बाय पूरे चौथे साल में कितना रिकवर हो रहा है 1 लाख। तो आप ये भी करोगे, आपको ऑटोमेटिकली 3.038 ईयर्स आ जाएगा। समझ में आया? इसको कट करो, इसको भी कट करने का, और ये करोगे तो 0.038 आ जाएगा, और उसको +3 करोगे तो 3.038। ये आपका पे बैक पीरियड। तो देखो हमने 2 सवाल अच्छे तरीके से निपटा दिए। पहला सवाल अच्छे से समझाया एकदम, दूसरा सवाल थोड़ा हमने फटाफट किया बिकॉज ऑलमोस्ट सेम ही कंसेप्ट थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके चलिए, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। जरा एक बार देख लेते हैं हमारा जो एजेंडा है ना, उसमें हमने 5-5 मार्क वाले जो समझे वो कर लिए हैं। और अब समझना, अब जो बड़े बड़े सवाल है ना वो समझने में आपको बड़ी आसानी होगी इससे। ये जो हमने पहला 1 घंटा बिताया ना, ट्रस्ट मी आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे चल के। ठीक है, चलो तो अब 10 से 15 नंबर वाले डिस्क्रिप्टिव सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। और उसमें जो सबसे पहला सवाल मैं टारगेट कर रहा हूं, दैट इज आपका रिप्लेसमेंट डिसीजन वाला सम। इसे अभी रहने देंगे, हम सबसे पहले जाएंगे आपके रिप्लेसमेंट वाले सम पे। तो आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 विच इज लोकेटेड एट पेज 7.82। ठीक है, अब ये वाला जो सवाल है ना मेरे भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? जुलाई 21 अटेम्प्ट, स्ट्रेट PYQ, स्ट्रेट PYQ। इंस्टीट्यूट ने 10 से 15 मार्क के लिए ये सवाल पूछ लिया था जुलाई 21 में। और पता है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंसेप्ट रहता है इंस्टीट्यूट का रिप्लेसमेंट डिसीजन का। और बेसिक इंटरप्रिटेशन की वजह से ना एस्पिरेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, और कुछ नहीं है, बेसिक इंटरप्रिटेशन। अब सवाल शुरू करने से पहले ना मुझे बस आपको 2 कंसेप्ट और समझाने हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक डेप्रिसिएशन एंड द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल या इंक्रीमेंट। ठीक है, ब्लॉक डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट, हमने अब तक जो पढ़ा है उसके अलावा बस यही 2 और चीजें हैं जिसमें लॉजिक है। बाकी सब फॉर्मेट बेस्ड है, और इसमें टाइम का ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, बट दैट इज स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन। इसके अलावा ब्लॉक डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंट, ये मेरे को 2 चीजें आपको मेजर समझानी है इस सवाल से पहले। आ जाओ अभी ना, आप पता है ग्रुप 1 अगर आपने दिया है तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट हुआ करता था, दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन में एक सब सब्जेक्ट में बोलूंगा हुआ करता था, दैट इज DT, डायरेक्ट टैक्स। उसमें एक चैप्टर हुआ करता था PGBP, जिसके अंदर एक कंसेप्ट हुआ करता था डेप्रीसिएशन। सेक्शन 32 अगर आपको याद हो तो, और अगर ना भी याद हो तो मैं आपको बताता हूं क्या था उसमें। आ जाओ, देखो ब्लॉक डेप्रीसिएशन कब लगता है, पहले तो ये समझो मेरे पास 4 मशीनरी है, 1 2 3 4। ठीक है, चारों मशीन 1-1 लाख की है। यस, तो पता है मेरा क्लोजिंग WDV मैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 अलग अलग मशीन ऐसे नहीं दिखाऊंगा। मेरा क्लोजिंग WDV है ना, किसमें कैसे दिखेगा पता है? इन चारों का टोटल 4 लाख, और सीधा इस पर रेट लग के डेप्रिसिएशन आएगा। मतलब सिमिलर असेट्स को मैंने एक ही ब्लॉक में डाल दिया, सिमिलर असेट्स को मैंने एक ही टोकरी में डाल दिया, और उस टोकरी का जो टोटल WDV है उस पर डेप्रिसिएशन निकाल दिया। ऐसा ब्लॉक डेप्रिसिएशन याद ना आए ना, तो ऐसा याद रखने का, सारे सिमिलर असेट्स को एक ही टोकरी में डाल दिया, और वो टोकरी वाले WDV को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया रेट के साथ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, अब ब्लॉक डेप्रिसिएशन चलता कैसे है ये आप समझिए। देखो सीधी बात है, हर साल तो ऐसा होगा नहीं कि सिर्फ असेट, जितने असेट शुरू में थे उतने असेट एंड में हो। कुछ असेट खरीद सकती है कंपनी, कुछ असेट बेच सकती है कंपनी, है ना। तो देखो कैसे आएगा, सबसे पहले तो साल की ओपनिंग WDV,
ऑफ ईयर 1। फिर अगर कोई असेट खरीदे है तो उनकी परचेस्ड कॉस्ट को WDV में ऐड करने का, ठीक है। फिर अगर कोई मशीन्स बिके है तो उनकी सेलिंग प्राइस को ना माइनस करने का, और ओपनिंग में ये 2 एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो WDV आता है ना, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग WDV ऑफ ईयर 1। और उस पर आप डेप्रीसिएशन लगाओगे। ये आपका टोकरी वाला अमाउंट है जिस पर मैंने डेप्रीसिएशन लगाया, और उसके बाद जो आंसर आएगा, सिंपल सी बात है, WDV से क्लोजिंग WDV से डेप्रीसिएशन तो माइनस करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द ओपनिंग WDV ऑफ सेकेंड ईयर। फिर उसमें क्या होगा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट, एडिशन एट कॉस्ट, डिलीशन एट सेलिंग प्राइस, फिर जो रेट आएगा उस पर वापस से डेप्रीसिएशन लग के माइनस, तो तीसरे साल का ओपनिंग WDV। ऐसे करते करते आगे चलता जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है ब्लॉक डेप्रीसिएशन का, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये एक चीज मुझे आपको समझानी थी। दूसरी चीज मुझे आपको समझानी है इंक्रीमेंट की। अब ये इंक्रीमेंट क्या होता है, आप बोलोगे ना, आप ना इंक्रीमेंट की, अगर आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे ना, आर्टिकलशिप में, तब आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे अरे सर, मतलब मुझे नहीं, अपने सीनियर को ऐसे मन में बोलोगे ना, अरे सर सिर्फ 6,000 स्टाइपेंड देते हो, कुछ तो ज्यादा दो, कुछ तो, मैंने कहा बोला कुछ तो ज्यादा दो। कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, दैट कितना ज्यादा सिग्निफाइज योर इंक्रीमेंटल। अगर मैं बोलता हूं कि 6 की जगह पे 7 दो, तो कहने से 1,000 ज्यादा मांग रहा हूं, 1,000 इज माई इंक्रीमेंटल स्टाइपेंड। आप जॉब करने जाओगे CA बनने के बाद, सैलरी आएगी, सैलरी नहीं, आप प्रोफेशनल फीस या सैलरी जो भी बोलो, आपके पास वो आएगा, उसमें आप इंक्रीमेंट मांगोगे, मेरी सैलरी को हाइक करो। अब काफी कंपनीज में नहीं होता, सैलरी 2% से हाइक हुई, 3% से हाइक हुई, तो इन कंपैरिजन टू ओल्ड सैलरी मेरी हाइक कितनी हुई, दैट हाइक अमाउंट इज माई इंक्रीमेंटल सैलरी। 1,000 रुपए पहले सैलरी थी, अब 1,300 मिल रही है, 300 इज माई इंक्रीमेंटल सैलरी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल। तो ये 2 कंसेप्ट आपके क्लियर है, ब्लॉक डेप्रीसिएशन और इंक्रीमेंटल। यस, अब मैं इस सवाल को सक्सेसफुली शुरू कर सकता हूं। अच्छा, एक और चीज, इसमें पता है मेथड कौन सा यूज होगा, इसमें आपको यूज करना है NPV मेथड। बस फर्क इतना है कि उस जो बेसिक क्वेश्चन हमने किया ना, उसमें आपको कैश इनफ्लोज की सारी वैल्यूज दी गई थी पहले से। ये पर्टिकुलर सवाल में ये देखो रॉ डेटा दिया हुआ है, हमें कैश इनफ्लोज हर साल के निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, वो एक एकदम फॉर्मेट बेस्ड चीज है, देखो फॉर्मेट बेस्ड चीज है। और थोड़ा हिस्सा मैंने आपको याद भी करवा दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें डेप्रीसिएशन बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस कैश फ्लो में कंसिडर नहीं होता है, उसको ऐड बैक करेंगे तो आपका निकलेगा कैश फ्लो, बराबर, कैश फ्लो, ठीक है। तो ये आधी चीज तो मैंने आपको पहले से ही याद करवा के रखी है, समझा, इसलिए उस वक्त मैंने उस कंसेप्ट पे, उस क्वेश्चन पे उतना टाइम लिया, यहाँ पे आसानी हो इसीलिए, ठीक है। अब बाकी का क्या फॉर्मेट है, बहुत सिंपल फॉर्मेट, आपको समझ जाएगा, टेंशन मत लेना। तो अभी मैं क्या करता हूं, एक बार पूरा सवाल पढ़ता हूं, आ जाओ, एक बार पूरा सवाल पढ़ता हूं। Savli Limited has a machine which has been in operation for 3 years। अब यहीं से चौकन्ने हो जाना, रिप्लेसमेंट डिसीजन में है ना हमेशा टाइम का ध्यान रखने का। जनरली जो कैपिटल बजटिंग का बड़ा सवाल बनता है वो पता है क्या बोलता है, कि आज मैं खड़ा हूं ईयर 0 पर, ठीक है, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कोई मशीन खरीदूं जो अगले 5 साल तक चलेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, आप आज कैश इनफ्लो इंकर करोगे, और आपके लिए आज का मतलब एट द बिगिनिंग, एट ईयर 0, बराबर। बट रिप्लेसमेंट डिसीजन में पता है ट्विस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट डिसीजन में ट्विस्ट ये है कि आप बिगिनिंग, आपके लिए बिगिनिंग का मतलब ईयर 0 नहीं है। ईयर 0 मतलब एकदम स्टार्ट में नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक मशीन है जो 3 साल से ऑपरेशन में, मतलब कहना ही से ईयर 0 मतलब एकदम बिजनेस के शुरुआत में आपने जो मशीन खरीदी होगी वो ईयर 1 के एंड तक, ईयर 2 के एंड तक और ईयर 3 के एंड तक चल रही है। आपके लिए आज का मतलब आप इस पॉइंट पर खड़े हो, आप इस पॉइंट पर खड़े नहीं हो, प्लीज ये ध्यान रखना। आप ईयर 0 पे नहीं, आप ईयर 3 पे एंड पे खड़े हो, ये चीज याद रखना। और आपकी एग्जिस्टिंग मशीन के 3 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं,
आपकी मशीन की जितनी भी यूजफुल लाइफ थी उसमें से 3 साल बीत चुके हैं और बाकी की यूजफुल लाइफ अब बची है। इस लाइन का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब देखना इसमें पता है क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन का इसके पूरा ट्रीटमेंट हिल जाएगा। क्योंकि अगर आज आप मशीन को रिप्लेस करते हो तो कहना से आपका जो WDV निकलेगा उस पर ऑलरेडी ये 3 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो पहले आपको ये 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा के आज की WDV पे आना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि रिप्लेस हुआ तो उसके बाद उसकी WDV क्या होगी। सीधा सीधा कॉस्ट में माइनस ये जो 2 लाख वगैरह है वो सब मत करना, पहले आज तक की WDV निकालना। सोचो एक छोटी सी लाइन, उसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो याद रखना आप ईयर 3 के एंड पे खड़े हो। द मशीन हैज अ रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। देखो क्या बोले, रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मतलब और 5 साल चलेगी। तो ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8 और 5 साल ये मशीन चल सकती है। मतलब मशीन की टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी सोचो ना, 3 साल जो ऑलरेडी बीत गए प्लस इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल है। क्या एग्जिस्टिंग मशीन की टोटल यूजफुल लाइफ 3 + 5 8 ईयर्स है? हाँ भैया प्रूव इट। कैसे 8 साल आया? ये देखो ना यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड लाइफ 8 साल। ओ और एक दूसरी चीज आएगी वो देखो, आपको और लिंकेज होगा। अब देखो विद नो सैल्वेज वैल्यू इन द एंड, 8वें साल के एंड पे समझो, अगर मैं आज मशीन रिप्लेस नहीं करता हूं, रिप्लेसमेंट डिसीजन मतलब क्या, आज जो मशीन है उसको मैं हटा के एक नई मशीन लाके उसको यूज करूं। अब या तो मैं ये कर सकता हूं या फिर जो मेरी एग्जिस्टिंग मशीन है उसी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन को कंटिन्यू करूं तो मुझे उसे 5 साल और चलाना पड़ेगा, क्योंकि 8 में से 3 साल ऑलरेडी बीत चुके, 5 साल और बचे। और ईयर 8 के एंड तक जब मैं पहुंचूंगा, आज मैं ईयर 3 के एंड पर हूं, प्लस 5 ईयर्स और यूज करूंगा तो ईयर 8 के एंड पे पहुंच जाऊंगा। और द रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स विद नो सैल्वेज वैल्यू इन द एंड, मतलब 8वें साल के एंड पे अगर मैं मार्केट में बेचने गया तो मेरे को क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा भैया, ठेंगा। समझ में आई बात? ठेंगा मिलेगा। इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख। अब भैया ये क्या ट्विस्ट है, आज अगर मैंने इस मशीन को रिप्लेस करने की सोची तो मेरे को 2 काम करने पड़ेंगे। क्या? पुरानी मशीन को आज मार्केट में बेचना पड़ेगा और नई मशीन को आज ही मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो ईयर 3 के एंड पे, मतलब अगर ईयर 3 के एंड पे मतलब आज मैं मशीन को बेचने गया तो 2 लाख रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 2 लाख। ओ ऐसा क्या? तो अब सिनेरियो क्लियर हुआ। मेरे पास एक मशीन है जिस पर मैं 3 साल ऑलरेडी गुजार चुका हूं। अब अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं मशीन को और 5 साल चलाऊं तो 5 साल के बाद मशीन का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिलने वाला, स्क्रैप करना पड़ेगा। बट अगर आज रिप्लेस करूं तो मेरे को आज इस मशीन को बेचना पड़ेगा। तो आज मशीन को बेचा, 3 साल के एंड में बेचा तो मेरे को 2 लाख मिले। क्लियर? दिस इज द सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज लाइन्स। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ न्यू मॉडल ऑफ अ मशीन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन। मतलब कंपनी सोच रही है इस मशीन को बेच के नई मशीन ले लेते हैं। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। अब समझना, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 3,30,000। अब इसका क्या रेलिवेंस है भैया? मैंने क्या बोला, जब मैंने बिजनेस शुरू किया होगा ईयर 0 पे, तब मैंने एग्जिस्टिंग मशीन को खरीदा होगा। तो समझो 3.3 लाख रुपीस इसकी आज से 3 साल पहले की वैल्यू थी। आज अगर मैं मशीन को बेचने जाऊं 3rd ईयर के एंड पे तो 2 लाख आएगा, और अगर आज से 5 साल और चलाने के बाद में उसको बेचूं तो कुछ नहीं आएगा। तो कहना ही से कंपनी ने आज से 3 साल पहले 3,30,000 की मशीन खरीदी होगी। अब भैया इसका क्या रेलिवेंस है? अरे मेरे को आज की WDV निकालने के लिए उसकी इनिशियल कॉस्ट मिलना जरूरी है ना, तभी मैं 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा करके आज की WDV पर पहुंचूंगा। हाँ भैया बात सही है, आपकी बात सही है। और न्यू मशीन की कॉस्ट है 10 लाख। अब मुझे बताओ ये 10 लाख कब की कॉस्ट होगी? कहने से ये ईयर 3 के एंड की कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं सोचूं कि मेरे को मशीन रिप्लेस करना है, देन द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन शुड बी 10 lakhs। और न्यू मशीन के लिए मेरे को और कोई वैल्यू भी नहीं दी गई है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो सीधी सीधी बात है ना, ये मेरी आज की वैल्यू है। तो देखो आज अगर मैं रिप्लेस करने की सोचूं तो पुरानी मशीन को बेचकर मेरे को 2 लाख आएगा उसकी करंट मार्केट वैल्यू, और मेरे को 10 लाख इन्वेस्ट और करना पड़ेगा नई मशीन में। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो 2 लाख, एक इनिशियल कैश आउटफ्लो एक तो 10 लाख नई मशीन का और 2 लाख पुरानी मशीन को बेच के इनफ्लो।
समझ में आया लॉजिक? धीरे धीरे। अब देखो कितना लॉजिकली सवाल डिजाइन किया है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द न्यू मशीन इज 5 साल। यही 5 साल है ना। अगर आज मैंने मशीन को रिप्लेस किया तो नई मशीन को भी मैं 5 साल ही चलाऊंगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन को 5 साल चलाने के बाद उसका वैल्यू नील हो जाता है। तो नया मशीन को भी मेरे को 5 साल ही चलाना पड़ेगा। मेरे को ऐसा ही मशीन लेना पड़ेगा ना जो 5 साल और चले, तभी मेरे क्वेश्चन के साथ बैठेगा। तो देखो इंस्टीट्यूट ने क्या मस्त सवाल बनाया है। न्यू मशीन की यूजफुल लाइफ भी 5 साल। सैल्वेज वैल्यू मैंने अभी बताया कि 8 साल के बाद, टोटल 8 साल यूज होने के बाद एग्जिस्टिंग मशीन विल रियलाइज नील। बट आज नया मशीन खरीदूंगा ना और 5 साल यूज करने के बाद उसको बेचूंगा तो मेरे को 40,000 मिलेगा। 40,000 मिलेगा, ये ध्यान रखना। बाकी ये सब जो है ना, एनुअल आउटपुट, सेलिंग प्राइस, ऑपरेटिंग आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सारा सिंपल आपका कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो कैलकुलेट करने में यूज होगा। बट आपको ये पॉइंट समझा, ये मेजर, ये इतना चीज और ये इतना चीज, ये मेजर कंसेप्ट था। आपको समझा हमारा एज ऑफ नाउ पोजीशन क्या है, कहाँ खड़े हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम, रिप्लेस किया तो क्या होगा, रिप्लेस नहीं किया तो क्या होगा, इतना समझा आपको? बस आपको पता है एस्पिरेंट्स ये बेसिक को इंटरप्रेट करने में ही गलती करते हैं, और इसीलिए मैंने टाइम लगाकर आपको इस क्वेश्चन में पहले बेसिक समझाया। अगर आपको ये समझाए ना, आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो गया, क्योंकि अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन करना है। द कंपनी यूजेस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% एंड इट हैज सेवरल अदर मशीन इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। देखो सिंपल सी बात है, बाकी मशीन की डिटेल नहीं दी गई है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि और कोई मशीन्स थी नहीं ब्लॉक ऑफ एसेट में। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने भी यही अजम्पशन पे सवाल सॉल्व किया, हम भी यही अजम्पशन लेंगे। द इनकम टैक्स रेट इज 30% एंड ज़ैवली लिमिटेड डज नॉट, देखो टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम जो टैक्स माइनस करेंगे दैट विल बी 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड ज़ैवली लिमिटेड डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इफ इट यील्ड्स लेस देन 12%। बेसिकली 12% मेरा इन्फ्लेशन रेट है, तो जो भी कैश फ्लोज आएंगे ना, मेरे को उनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो सबसे पहले ना मैं क्या करता हूं पता है, ब्लॉक डेप्रिसिएशन अप्लाई करके तीसरे साल के एंड की, मतलब आज तक जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसके बाद हमारी WDV क्या बनती है। तो अब देखो हाउ डू आई अप्लाई। सबसे पहले ओपनिंग WDV एट द ईयर 1 बिगिनिंग, मैंने सबसे पहले बिजनेस शुरू करते वक्त ही 3,30,000 की एक मशीन खरीदी होगी, एग्जिस्टिंग मशीन। यस भैया बराबर। तो 330 प्लस एडिशंस, कोई एडिशन नहीं हुए हैं, कोई डिलीशन नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग WDV ये सिंपली इस पे 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया 66,000। तो मेरे अगले साल की ओपनिंग WDV 2,64,000। वंस अगेन दूसरे साल में भी कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है, तो ऑफकोर्स कोई एडिशन डिलीशन नहीं होंगे। तो दूसरे साल के एंड पे 264, उस पर मैंने 20% डेप्रिसिएशन लगाया 52,800। तो मेरा तीसरे साल का ओपनिंग WDV 2,11,200। वंस अगेन कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, ये 2,11,200 और इस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ 42,240। तो ये मेरा ओपनिंग WDV आ गया एट द एंड ऑफ ईयर 4 168,960। मैंने क्या बोला, हम जो है तीसरे साल की एंड पे पोजीशन देख रहे हैं, तो कहने से जो ओपनिंग WDV एट द ईयर 4 होगी और क्लोजिंग WDV एट ईयर 3 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन होगा, वो दोनों सेम होगा। यस, तो बेसिकली आपको ये 1,68,960 ये आज मेरी एग्जिस्टिंग मशीन की WDV है। तो समझ में आया कैसे ब्लॉक डेप्रिसिएशन यूज हुआ है। अरे भैया अब तक तो यूज ही नहीं हुआ है, अभी यूज होगा कंसेप्ट, समझो कैसे। अभी ना क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने सॉल्व करते वक्त इसको पूरा इंक्रीमेंटल बेसिस पे सॉल्व किया। तो अभी मैं भी आपको इंक्रीमेंटल बेसिस पे सॉल्व कराऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्रॉम द 4th ईयर, मैंने क्या बोला, हम लोग इंक्रीमेंटल बेस पे सॉल्व कर रहे हैं, ICAI ने भी वही किया। हमें हर साल ना इंक्रीमेंटल WDV पे डेप्रिसिएशन निकालना है। मतलब अगर मशीन रिप्लेस किया होता, समझो अगर मशीन रिप्लेस किया तो WDV आता है चौथे साल के एंड का, समझो 2 लाख, और मशीन रिप्लेस नहीं किया तो समझो WDV एट द एंड ऑफ ईयर 4 आता है 1 लाख। तो अगर मशीन रिप्लेस किया तो कितने से मेरा WDV बढ़ा, कितने से मेरा चौथे साल का WDV बढ़ा, 1 लाख। 1 लाख इज माई इंक्रीमेंटल WDV, और उस 1 लाख के इंक्रीमेंटल WDV पे मेरे को डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट करना है। समझ में आया? जैसे WDV, जैसे डेप्रिसिएशन रेट इज 10%, तो इंक्रीमेंटल WDV 1 लाख इंटू 10%, तो अगले साल का इंक्रीमेंटल WDV 90,000, उस पर 10%।
दैट इज 9,000, तो 81,000 उस पर 10% ऐसे जाएगा, समझा? ऐसे। तो पहले तो मेरे को इंक्रीमेंटल WDV निकालना पड़ेगा। देखो अगर अभी मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इस मशीन को रिप्लेस नहीं करता हूं तो क्या चौथे साल में कुछ एडिशंस होंगे? नहीं भैया। चौथे साल में कुछ डिलीशंस होंगे? नहीं भैया। तो कैन आई से इन सच अ केस मेरा ये वाला वैल्यू मेंटेन्ड रहेगा और इसी वैल्यू पे मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा? यस। तो एक चीज मिल गई, ये कैलकुलेट क्यों किया समझा? ये चीज मिल गई कि अगर हम मशीन रिप्लेस नहीं करते चौथे साल में तो हमारा WDV 1,68,960 आएगा। अब एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर रिप्लेस किया तो WDV कितना आएगा? तो उसमें से फिर ये वाली वैल्यू को माइनस करके इंक्रीमेंटल WDV आएगा और उस पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। भैया बराबर है? बराबर है। यस। तो देखो अब समझना, अगर मैंने रिप्लेस किया मशीन को तो मेरे को दो काम करने पड़ेंगे चौथे साल में। एग्जिस्टिंग मशीन को बेचना पड़ेगा, नई मशीन को खरीदना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था? एडिशंस एट कॉस्ट। तो नई मशीन को खरीदने का खर्चा कितना? 10 लाख हो रहा है ना, तो ये 10 लाख ना मैं ऐड करूंगा इस 168,960 में। फर्दर डिलीशंस एट सेलिंग प्राइस। तो एग्जिस्टिंग मशीन को अगर मैं बेच रहा हूं तो कितने में बेचूंगा? उसकी तो आज की मार्केट वैल्यू आपको दी गई है ना, मैं यहां पर खड़ा हूं रे, मैं यहां पर खड़ा हूं। तो आज अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन को बेचने जाऊंगा तो मेरे को 2 लाख मिलेगा। भैया बात तो सही है आपकी। तो ये 2 लाख रुपए की सेलिंग प्राइस माइनस करो, तो 1,68,960 प्लस न्यू मशीन परचेज लेस एग्जिस्टिंग मशीन सोल्ड, तो मेरा क्लोजिंग WDV अब कितना बन जाएगा? अगर रिप्लेस करूंगा तो 9,68,960 बन जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? देखो आराम से जा रहा हूं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो ये 9,68,960 इज माई आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? इंक्रीमेंटल निकालो। तो अगर मैंने रिप्लेस किया होगा, अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरी WDV कितने से बढ़ जाएगी? भैया रिप्लेस किया तो ये WDV, रिप्लेस नहीं किया तो 1,68,960। तो कहने से अगर रिप्लेस करूंगा तो दिस माइनस दिस 8 लाख रुपए से मेरा WDV बढ़ जाएगा, ब्लॉक का WDV बढ़ जाएगा। यस यस भैया। और इस इंक्रीमेंटल WDV पे हम हर साल डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ओ ऐसा? यस। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं आगे का डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। इस इंक्रीमेंटल WDV पर हर साल 20% हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये देखो ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8। अब आपको समझ में आया मैंने ब्लॉक डेप्रिसिएशन पे इतना टाइम क्यों लिया और टाइमलाइन क्यों बनाया, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन है हमारी। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑफिशियली इस सवाल के कैलकुलेशन को शुरू कर सकते हैं। अभी समझना, बाकी चीजें फॉर्मेट बेस्ड है। देखो आप जब लेवरेज एनालिसिस कर रहे थे तब आपने पता है एक फॉर्मेट सीखा था, सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आता है, बराबर? यस, वही चीज करनी है। सेल्स कैसी है, बट इंक्रीमेंटल लेना। देखो अगर मैं रिप्लेस नहीं करता हूं तो मेरा एग्जिस्टिंग मशीन अगले 5 साल तक 30,000 यूनिट्स ही बनाएगा। यस, बट अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरा नया मशीन अगले 5 साल तक 75,000 यूनिट्स बनाएगा। तो समझो, और मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 है, तो 75,000 इंटू 15, 30,000 इंटू 15 करो। तो अगर मैं रिप्लेस नहीं करता हूं तो मेरा अगले 5 साल तक सेल्स होगा 4,50,000 एनुअली, 30,000 इंटू 15। बट अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे अगले 5 साल तक एनुअल सेल्स कितनी हो जाएगी? 75,000 इंटू 15, 1125। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरी इंक्रीमेंटल सेल्स मतलब कितने से मेरी सेल बढ़ जाएगी? रिप्लेस किया तो कितना, माइनस रिप्लेस नहीं किया तो कितना, 6,75,000 इज माई इंक्रीमेंटल सेल। अब ऐसे ही हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे। तो हमने सेल्स को तो देख लिया, फिर हमको एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, ठीक है, ये लेबर वाला पार्ट है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज बोला है और प्रोडक्शन दिया हुआ है 30 एंड 75। तो अगर रिप्लेस किया तो 4 रुपया लगेगा पर ईयर फॉर 75,000 यूनिट्स, क्योंकि इतने यूनिट्स बनेंगे, नई मशीन ज्यादा बनाएगी। और अगर रिप्लेस नहीं किया तो 4 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 30,000 रुपीज, एग्जिस्टिंग मशीन तो उतना ही बनाएगा। तो दिस 3 lakhs माइनस दिस 1,20,000, मेरा मटेरियल कॉस्ट जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसका भी बढ़ जाएगा, वो भी 1,80,000 से। तो ये देखो इंक्रीमेंटल सेल्स माइनस इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट, ऐसे जाना है। फिर क्वेश्चन ने डायरेक्ट लेबर के बारे में भी बात की है, तो लेबर कॉस्ट पर आर दिया हुआ है, ध्यान से, लेबर कॉस्ट पर आर 40 रुपए और 70 रुपए।
अगर एग्जिस्टिंग मशीन चली तो 40 और अगर नई मशीन चली तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है देखो। और सालाना आवर्स कितने हैं 3000। तो सिंपल, अगर मैंने रिप्लेस किया तो मेरा लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा 3000 इंटू 70 रुपीज, दैट इज गोइंग टू बी 2,10,000। और अगर मैंने रिप्लेस नहीं किया तो सालाना लेबर कॉस्ट हो जाएगा 40 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 3000, दैट इज गोइंग टू बी 120। तो 2,10,000 माइनस 120 करोगे, मेरा इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट आ गया 90,000। और कैश कॉस्ट तो डायरेक्टली दिया हुआ है 65 अगर रिप्लेस किया तो, और 50,000 रिप्लेस ना किया तो इंक्रीमेंटल अगर मैं रिप्लेस करता हूँ मशीन को तो 15,000 से मेरा कैश कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 65 माइनस 15 दैट इज 15,000 से मेरा कैश कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अब देखो, इंक्रीमेंटल सेल्स माइनस इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी माइनस इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट माइनस इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट माइनस इंक्रीमेंटल इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट, तो मेरा इंक्रीमेंटल ईबिटडा क्या होगा 390। भैया अब ये ईबिटडा क्या होता है, सिंपल रहे, दिस इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये ईबिटडा का, पता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। आप काफी बार शार्क टैंक में भी देखोगे ना, शार्क्स पूछते हैं, शार्क्स को लोग बोलते हैं कि भैया हमारी कंपनी का ईबिटडा इतना था। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले, अगर आपने कोई लोन लिया है, डिबेंचर्स लिए, उसका इंटरेस्ट माइनस करने से पहले और टैक्स को माइनस करने से पहले, इन तीन चीजों को माइनस करने से पहले आपका जो भी अमाउंट आता है आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल दी अदर कॉस्ट एक्सेप्ट दीज 3 फ्रॉम द सेल्स, आपका जो अमाउंट आता है दैट इज योर ईबिटडा। समझ में आया? तो ये बड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है भाई, शार्क टैंक याद रखना। चलो, तो ईबिटडा मेरे को मिल गया। अभी सबसे पहले मेरे को ना इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। भैया डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट किया? अरे देखो, इंक्रीमेंटल डब्ल्यूडीवी क्या पे हमने हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ना रे। हाँ भैया किया तो है, तो चलो वही यहाँ पे एडजस्ट कर दो। तो ईबिटडा मेरा हर साल 3,90,000 है, फिर उस पर हर साल 1,60,000, 128, 102, 400, 81, 920, 65, 536 मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, तो मेरे को अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गया। इसको मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलूंगा। अब यहां से आपको पता है कि इसका 30% हम टैक्स भरेंगे, तो ये 161, 183, 400, 201, 320, 215,656 और 227124.8 ये मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। और डेप्रिसिएशन एकदम बेसिक याद करो आज के लेक्चर का, मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन एड बैक की होना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, हम कैश फ्लो देख रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर हमने पहले माइनस किया था ना, उसको हम एड बैक कर देंगे, तो हम सी फैट पर आते हैं। नाउ व्हाट इज सी फैट? बेसिकली कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, या इसको हम लोग आप कैश फ्लोज भी बोलो या नेट कैश फ्लोज भी बोलो, आप चलेगा। तो देखो हर साल का 321, 311, 400, 303, 720, 297, 576, 292,660.8 ये आपका नेट कैश फ्लो आ गया। और ये पता है क्या है? दीज आर योर कैश इनफ्लोज। जो आपको वो एकदम बेसिक वाला सम याद करो, 14 लाख दिया था ना, ये पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बड़े सवाल में ये कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज निकालने में। अब माय क्वेश्चन इज, आर दीज कैश फ्लोज इंक्रीमेंटल और टोटल? भैया इंक्रीमेंटल ना, हमने देखो ईबिटडा तक तो हमने हर एक कॉस्ट को इंक्रीमेंटल बेस पे माइनस किया है। डेप्रिसिएशन हमने इंक्रीमेंटल वैल्यू पे, इंक्रीमेंटल डब्ल्यूडीवी पे हर साल कैलकुलेट किया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल, तो यहां से ऑटोमेटिकली सारी चीजें इंक्रीमेंटल बेसिस पे आ गई। बात तो सही है भैया। तो दीज आर माई इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज। अब अगर इसमें से मैं इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो माइनस कर दूं तो मुझे इंक्रीमेंटल एनपीवी आ जाएगा। कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज माय एनपीवी। तो कहना है इसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो इज इक्वल्स टू माय इंक्रीमेंटल एनपीवी। जो ये सवाल आपसे पूछ रहा है, जो ये आईसीआई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज आ गए, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्वेश्चन में अगले 5 साल के अवेलेबल है, ठीक है। अभी मुझे एक ही चीज निकालनी है, मेरा इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, फिर सीधा एनपीवी का टेबल बनके निकल जाएगा। भैया एनपीवी का टेबल, अरे वो हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते थे ना इनफ्लो के साथ, और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देते थे, वही होगा, उसके बाद वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले भी मैंने आपको बोला था कि हम लोग एनपीवी मेथड यूज कर रहे हैं। चलो बहुत बातें हो गई, फटाफट कर लेते हैं। तो मेरा ना इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो 8 लाख आता है। कैसे? समझो, आज मेरे को, अगर आज मैं मशीन को रिप्लेस करता हूं, मेरे को 2 खर्चे करने पड़ते हैं। लाइक आई सेड, एक तो पुरानी मशीन को बेचकर मेरे को 2 लाख आएंगे। यस, पुरानी मशीन को बेचकर 2 लाख, तो 2 लाख का कैश इनफ्लो,
और नई मशीन को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए मेरे को लगेंगे, तो 10 लाख का कैश आउटफ्लो। तो नेट में अगर मैं तो कहना ही से कि अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे को नेट में 8 लाख का कैश आउटफ्लो होगा। दिस इज माय इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। यस भैया, नेट में आपको 8 लाख का कैश आउटफ्लो होगा, दैट इज योर इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। तो ये 8 लाख यहां पर है, ठीक है। अब ये 8 लाख तो आज ही इंकर कर रहा हूं, तो इसका तो किसी की भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 लिख लेने का 8 लाख। फिर देखो ये हर साल का मेरा कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, याद है क्वेश्चन ने आपको बोला था कि नई मशीन को जब आप बेचोगे तो बेचने पर आपको 40,000 रुपए रिकवर होंगे, 40,000। तो वो 40,000 भी आज से 5 साल के बाद रिकवर होगा ना। यस, तो उसको भी 5वें साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने का। क्यों? उस 40,000 की आज से 5 साल की बाद वैल्यू है, तो आज की क्या होगी, तो 5 साल वाले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपका आंसर यहाँ पे इनफ्लोज के बेस पे आ जाएगा। -8 लाख करोगे, आपका एनपीवी इंक्रीमेंटल एनपीवी आएगा 3,28,964.45। एनपीवी मैंने क्या बोला था, सिंपल लॉजिक, एनपीवी पॉजिटिव हो तो इन्वेस्टमेंट करने का, नहीं तो नहीं करने का। एनपीवी पॉजिटिव है, आपका डिसीजन, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा, द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। 10 से 15 मार्क का यह सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके जाना, ठीक है। चलो, तो एक बार इंस्टीट्यूट का आपको ना सोल्यूशन दिखा देता हूं। अब देखो उन्होंने कैसे किया हुआ है इसको। दिस इज विच प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर ही भूल गया समझाने। तो दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ। अभी देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है। इंस्टीट्यूट ने देखो ऐसे किया है ना, आम आदमी को समझे ही नहीं। चलो ये तो इंसान को समझ जाए। अभी ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, एड WDV, लेस सेल वैल्यू, क्या किया है। ब्लॉक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है ना, मतलब इंस्टीट्यूट ने ब्लॉक डेप्रिसिएशन के हिसाब से ना बराबर सोल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं किया है, इसलिए आधे से ज्यादा एस्पिरेंट्स इधर ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या डेप्रिसिएशन बेस क्या। इसीलिए मॉड्यूल से मत देखना, मैं जो हैंड रिटन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना उसी में से देखना, ठीक है, मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है। फिर ये देखो, ये भी आपको समझ जाएगा। बेस फॉर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 8 लाख। एस्पिरेंट्स इधर ही कंफ्यूज होते हैं, कैसे 8 लाख आया, कैसा, ऐसा चेहरे पे ऐसा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर देखो इंक्रीमेंटल एनपीवी, ये हमारा मैच कर रहा है 328,964.45, 328,964.45 आपका यहाँ पर मैच, समझा। सिंस द इंक्रीमेंटल एनपीवी इज पॉजिटिव, एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। रिप्लेसमेंट डिसीजन है ना, नई मशीन में इन्वेस्ट करके एग्जिस्टिंग मशीन को बेच डाल, सिंपल। आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझा होगा। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, जो एक नॉर्मल सिंपल सा सवाल है। देखो मैंने आपको रिप्लेसमेंट डिसीजन करवाया ना, आपको मेजॉरिटी क्लैरिटी मिल गया होगा हर एक सवाल को कैसे करना है, ठीक है। दिस इज रिप्लेसमेंट डिसीजन एंड दिस इज द हार्डेस्ट कंसेप्ट हाउ दैट इंस्टीट्यूट हैज गॉन टिल डेट, ठीक है। तो इसके चलते अगर आपको नॉर्मल सवाल पूछ लिया ना, तो सिंपल, हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपको वही निकालना है WDV पे, ठीक है। बट ये रिप्लेसमेंट डिसीजन है ना, इसलिए। इसी के अलावा एक और सवाल जो मुझे बड़ा पसंद है, जो मैं चाहता हूं उसमें ना आपको कुछ यूनिक मिलेगा, और वो आपका सवाल पता है कौन सा है, ऊपर गया, सॉरी मैं कब से ढूंढ रहा हूं। यस, वो सवाल है आपका ये, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे, पेज नंबर 7.81। अभी ये सवाल जो है ना, मतलब इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रिप्लेसमेंट डिसीजन में मेरे को आपको कैसे पूरा समझाना पड़ा था वैसा नहीं है, बट कुछ अच्छी चीजें मैंने इस सवाल में भी ढूंढ के रखी है, विच आई वॉन्ट ऑल। इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है, कुछ कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। आ जाओ, ये भी आपको, आई थिंक ये भी आपको इंक्रीमेंटल बेसिस पे ही करना है। यस, इंक्रीमेंटल बेसिस पर ही करना है ये भी आपको। तो देखो एक चीज समझो, देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है टोटल बेसिस, एक होता है इंक्रीमेंटल बेसिस। टोटल बेसिस क्या होता है, टोटल बेसिस मतलब भैया, अगर टोटल बेसिस मतलब भैया टोटल कैश फ्लोज लेने के, हर साल का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना, हर साल का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना। और एक होता है इंक्रीमेंटल बेसिस, जो हमने किया, एक्सेस कितना हो रहा है अगर हमने डिसीजन लिया तो, ठीक है। चलो, कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। देखो
वी हैव स्पेंट अराउंड 90 मिनट्स एंड हमने कितने का प्रैक्टिस किया पता है? 5 मार्क्स के हमने 2 सवाल प्रैक्टिस किए और एक अराउंड 15 मार्क का सवाल प्रैक्टिस किया। तो ये 10 मार्क्स यहां पर, ये 15 मार्क्स यहां पर। 1.5 घंटे में हमने अराउंड 25 मार्क्स की प्रैक्टिस कर ली है। और अब हम एक और 15 मार्क का एक अच्छा खास, एक और 10 मार्क आई वुड सजेस्ट करेंगे। तो ये देखो 35 मार्क्स के वेटेज के सवाल हमने प्रैक्टिस किए। ये सवाल को सॉल्व करने में मैक्सिमम और 20 मिनट जाएंगे, 20-25 मिनट। तो आप देखो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ अराउंड 100 to 110 मिनट्स वी विल सॉल्व 35 मार्क्स। भारी प्रैक्टिस हुआ है ना। एफएम का टोटल वेटेज ही 50 मार्क है और हम बोल रहे हैं हम अराउंड 1.5 से 2 घंटे में 35 मार्क्स का कवरेज कर रहे हैं। 1.5 से 2 घंटे में कवरेज अच्छा कर रहे हैं। तो टेंशन मत लेना, बहुत इतना भी स्लो नहीं हो गया। जहां पे फोकस करना है वहां पे अच्छे से फोकस किया है। चलो आ जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10। अब ना इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि जब डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट से एक किसी दूसरे फॉर्मेट में हम प्रेजेंट करने जाए तो चीजें समझने में कितनी आसान हो सकती है। ये आपको इस सवाल से सीखने मिलेगा। मैंने भी जब 3, 2, 1 मैं भी जब इस सवाल को पर्सनली एनालाइज कर रहा था ना, मेरे को भी देखो कन्वर्ट करना पड़ा डेटा को, ऐसे ड्राइंग बनाना पड़ा ताकि मैं समझा सकूं। आ जाओ भाई, मेरी ड्राइंग ना बहुत खराब थी। स्कूल में, मैं जब स्कूल में था ना, सबसे खराब हैंडराइटिंग और सबसे खराब ड्राइंग मेरी थी। मेरे को आज भी याद है भाई, बैक बेंचर था स्कूल में मैं। सबसे खराब ड्राइंग मेरी, सबसे खराब हैंडराइटिंग मेरी। चलो आ जाओ, अभी सवाल को पढ़ते हैं। A large profit-making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing processes to be converted into a marketable product. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ अमूल का। मैं जिस फैकल्टी से पढ़ता था ना, या अभी पढ़ रहा हूँ, वो मुझे ये एग्जाम्पल देते हैं राइट नाउ। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज, राइट नाउ आई एम इन सीए फाइनल, तो मैं भी एक सीए एस्पिरेंट ही हूँ, ठीक है। तो मेरे फैकल्टी ने ना मुझे अमूल का एग्जाम्पल दिया। आपको पता है अमूल 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। एक उसका चीज बनता है, चीज मिल्क वगैरह सब बनता है। एक दूसरा प्रोडक्ट अमूल बनाता है, दैट इज बटर मिल्क। आपको पता है अमूल दूध चीज, ये सब से जो वेस्ट निकलता है ना, उस वेस्ट को फर्दर प्रोसेस करके बटर मिल्क बनाता है। मैं जिस फैकल्टी से पढ़ रहा हूँ, वो अपने आर्टिकलशिप के दौरान ना अमूल की ऑडिट पे गए थे और वहां पर उनकी ये फाइंडिंग आई थी। सोचो, दिस इज द रियलिटी। मतलब अब आप ऐसा मत बोलना कि भाई हम तो अमूल की छाछ पिलाई बंद कर देंगे, अमूल वेस्ट बनाता है। वेस्ट मतलब कचरा पेटी वाला वेस्ट नहीं, जो रेसिडुअरी मटेरियल बच जाता है, एडिबल होता है, वो भी प्रॉपरली एडिबल होता है वो रेसिडुअरी मटेरियल भी, उसको प्रोसेस करके अमूल छाछ बनाता है। ठीक है, तो कचरा मत सोचना, वेस्ट का मतलब कचरा नहीं है, रेसिडुअरी मटेरियल है, विच इज एडिबल, विच इज गुड है ना। हाँ, तो ये कंपनी भी ऐसा ही कर रही है कि वो क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने का एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, वो प्रोडक्ट बनाते बनाते उसका वेस्ट जनरेट होता है। तो कंपनी सोच रही है कि एक मशीन लगा दो जो उस वेस्ट को प्रोसेस करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना दे, ताकि कंपनी उस प्रोडक्ट को भी बेच कर पैसा कमा सके। पैसा ही पैसा होगा, वैसा सोच रही है। एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ 150 लाख पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 years। बेसिकली एट प्रेजेंट पता है क्या है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है, एट प्रेजेंट कंपनी ने बोल दिया कि भाई जितना भी वेस्टेज हो रहा है ना, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को बोल के रखा है, भाई जितना भी वेस्टेज हो रहा है ना तू निकालेगा, अगले 4 साल तक तू निकालेगा, हर साल हम तेरे को 150 लाख देंगे, खत्म। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन। सीधी बात है ना, अगर मेरे को नई मशीन लाने के बाद वेस्ट प्रोसेस करने, उस वेस्ट को प्रोसेस करके उस मार्केटेबल प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो सीधी बात है वेस्ट को मैं वो नई मशीन में ही डालूंगा ना, फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी बोलूंगा वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दे। तो ऐसा, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द अफोरसेड मशीन excuse me, on payment of a compensation of rupees 90 lakh before the processing operation starts।
90 लाख का कॉम्पेंसेशन भरो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद नया मशीन खरीद के करो। तो देखो क्या बोले, एट प्रेजेंट ये भाई मैं पहले बोल रहा हूं मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। एट प्रेजेंट कंपनी के पास कुछ रॉ मटेरियल है, उसको कंपनी एग्जिस्टिंग मशीन में डाल के प्रोसेस करता है ना, तो फिनिश गुड बनता है। अब ये फिनिश गुड तो सीधा मार्केट में बिक जाएगा, बट साथ में कुछ वेस्ट भी निकलता है। अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, वेस्ट को बोलती है कॉन्ट्रैक्टर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर, और इस कॉन्ट्रैक्टर को हर साल 150 लाख का पेमेंट जाता है, समझा। अब प्लान क्या कर रही है कि कंपनी, देखो ये रॉ मटेरियल है, प्लानिंग ऐसा है कि रॉ मटेरियल मशीन में जाएगा, फिनिश गुड निकलेगा, वेस्ट निकलेगा। फिनिश गुड तो अभी मार्केट में ही बिकेगा, बट जो वेस्ट है ना, ये दूसरा मशीन कंपनी इंस्टॉल करेगा जो इस वेस्ट को भी ये बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट मतलब आप समझ जाओ, मैंने सिर्फ नाम दिया है, या फिर आप प्रोडक्ट 2 ले लो, चलो। ये वेस्ट को भी एक दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और वो प्रोडक्ट भी मार्केट में बेचेगा। मतलब पहले कंपनी को एक ही जगह से पैसा आता था मार्केट से, अब कंपनी को दोनों प्रोडक्ट के लिए पैसा आएगा मार्केट से, ऐसा ही पैसा होगा। यस, तो आ जाओ। दिस कॉम्पेंसेशन इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पसेस। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 lakhs। ये कहना से आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया। यस, एक और कैश फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो। अगर आज मैं मशीन खरीदता हूं ना, ध्यान से समझना, अगर आज मैं मशीन खरीदता हूं ना, तो कहना से ये जो मैं कॉम्पेंसेशन 90 लाख रुपए का देना है, ये भी मेरा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। हाँ भैया, क्योंकि अगर नया मशीन खरीदना है तो कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिलेशन के लिए 90 लाख का कॉन्ट्रैक्टर को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये एक आज का कैश आउटफ्लो, और ये एक आज का 600 लाख का कैश आउटफ्लो। सो कह रहे से इनिशियल कैश आउटफ्लो विल बी माई 60 lakhs। ये देखो, तो एलिमेंट नंबर 1 मेरा कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन के इंप्लीकेशंस क्या होंगे। अब ध्यान से सुनना, एक तो मैंने बोला इनिशियल कॉम्पेंसेशन आउटफ्लो 90 lakhs, और दूसरा मैं आपको बताता हूं क्या है। और दूसरा मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या हो जाएगा, इनिशियल परचेज कॉस्ट 600 लाख। अब ध्यान से सुनना, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूंगा ना, तो मेरे को सिर्फ आज 90 लाख भरना पड़ेगा, वहां तक मेरा टर्मिनेशन सीमित नहीं है। इसका एक और इंप्लीकेशन होगा। भैया क्या, क्वेश्चन ने बोला है कि एट प्रेजेंट मैं 150 लाख रुपया हर साल कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा हूं, तो कहना ही से कि अगर मैं रिप्लेस करता हूं मशीन को, ऐसे सोचो, अगर मैं रिप्लेस करता हूं मशीन, अगर मैं मशीन खरीद लेता हूं और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूं, तो मेरे को अगले 4 साल तक 150 लाख पर ईयर नहीं भरने पड़ेंगे, क्योंकि जो वेस्ट आएगा सीधा दूसरी मशीन में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गए, तो कॉन्ट्रैक्टर को हर साल डिस्पोजिंग फीस 150 लाख रुपए नहीं भरने पड़ेंगे। यस भैया, तो कैन आई से आई विल बी हैविंग अ सेविंग्स इन पेमेंट ऑफ 150 lakhs एवरी ईयर। यस यस यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कॉन्ट्रैक्ट फीस भरता हूं, रेवेन्यू होगा अगले 4 साल तक, तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा, तो उतने से मेरा प्रॉफिट भी घट जाता। हाँ भैया, बट क्योंकि अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ऑफ कर दिया है, तो वो 150 लाख रुपए का एक्सपेंस मेरे को क्लेम करने नहीं मिलेगा। यस, तो समझो अगर मेरी इनकम 1 करोड़ है, एक्सपेंस 150 लाख है, तो नेट 850 lakhs मेरा प्रॉफिट दिखता था। यस, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो ये 150 लाख एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, तो अब मेरी प्रॉफिट 850 लाख से बढ़ के 1 करोड़ हो जाएगी, और प्रॉफिट बढ़ गया, तो कहना है उतने से मेरा टैक्स अमाउंट भी बढ़ जाएगा। हाँ, बात तो सही है। तो इतनी 150 लाख की मेरी सेविंग्स इन पेमेंट हो रही है, तो कहना है देयर इज एन इंक्रीज्ड टैक्स अमाउंट ऑफ 30%। तो ये 150 लाख पे 30%, 45 lakhs का टैक्स अगले 4 साल तक मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा मेरे प्रॉफिट्स पे। बात तो सही है भैया, बात में दम तो है। तो मेरा इंक्रीमेंटल इनफ्लो पता है कितना होगा? इंक्रीमेंटल इनफ्लो ऐसा समझो, अगर आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, तो मेरे को 90 लाख का कॉम्पेंसेशन भरना है, नो डाउट। बट सामने मेरे को 150 लाख नहीं भी भरने पड़ेंगे। समझो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया तो 150 लाख भरने पड़ेंगे, दैट इज अ कैश आउटफ्लो। एफएम का लॉजिक पता है क्या बोलते हैं? थोड़ी सी वियर्ड चीज है, बट समझने वाली है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ तो अगले 4 साल तक 150 लाख नहीं भरने पड़ेंगे। एफएम आईसीआई बोलता है कि ये जो नहीं भरना पड़ेंगे होगा ना, कंसिडर इट एज कैश इनफ्लो। बट
सीधा 150 लाख कैश इनफ्लो हर साल कंसिडर कर ले, नहीं, 45 लाख पर आपको इंक्रीज प्रॉफिट पे टैक्स भी तो भरना पड़ेगा उस वो पर्टिकुलर 150 लाख ना भरने से। यस, तो 150 माइनस 45 आप आईसीआई बोलता है हर साल 105 लाख का आप कैश इनफ्लो कंसिडर करोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया, उसके दो इंप्लीकेशंस, एक तो आज ही कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा 90 लाख का, प्लस अगले 4 साल तक 150 लाख नहीं भरना पड़ेगा वो इनफ्लो, बट टैक्स भी बढ़ गया तो माइनस 45 लाख, तो 105 लाख नेट इनफ्लो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर ना समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज, मैं अगर मशीन खरीदता हूं, ठीक है, तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशन है? सिंपल, मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 लाख, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो मेरा 600 लाख हो गया। यस, और एक और चीज समझो, एट द एंड ऑफ 4th ईयर the machine can be sold for rupees 60 lakhs and at the cost of dismantling and removal would be 45 lakhs। समझो, कुछ मशीन ऐसी होती है ना कि आपको एक जगह पे फिट करनी पड़ती है। जैसे अभी समझो मैंने क्या बोलूं, समझो ये एक मशीन है, बॉटल ले लो, समझो ये एक मशीन है, अभी ये मशीन ना मेरे को ये वॉल है, ठीक है, और ये मशीन ऐसी है कि मेरे को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, ऐसे फिक्स करना पड़ेगा, स्क्रू व्रू बोल्ट वोल्ट सब मैग्नेट लगा के इसकी मेरे को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही यूज कर सकता हूँ। और जब ही 4 साल खत्म होगा ना इस मशीन का, मेरे को उसको ऐसे डिसमेंटल करना पड़ेगा, स्क्रू व्रू सब निकाल के मशीन को ढीला छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो मशीन को मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा ना। तो क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है, ये जो अभी 4थे साल के एंड पे मशीन ऐसे फिक्स होगा, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग विल बी 45 लाख, और फर्दर मशीन डिसमेंटल हो गया, फिर फर्दर मैं मार्केट में इस मशीन को बेचने जाऊंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा 60 लाख। तो अभी वंस अगेन मेरे को इंक्रीमेंटल कैश फ्लो देखना पड़ेगा। भैया सिंपल सी बात है, 4थे साल के एंड पे अब ये दोनों कैश फ्लोज आपको तभी होंगे जब आप आज मशीन लोगे तो ही उसको आज फिक्स करोगे, और आज मशीन फिक्स करोगे तो ही 4थे साल के बाद निकालने की नौबत आएगी और उसको बेचने की नौबत आएगी। यस, तो 4थे साल पे बेचने पे मेरे को मिलेंगे 60 लाख, बट डिसमेंटलिंग का खर्चा 45 लाख, तो नेट गेन मेरे को 15 लाख का हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? यस, सेल प्रोसीड्स 60 लाख माइनस डिसमेंटल कॉस्ट 45 लाख, 15 लाख। तो समझो ये कैश फ्लो हुआ, ये कैश फ्लो हुआ। तो हर एक एलिमेंट पर मैं आपको कैश फ्लोज क्या क्या हो रहे हैं वो बता रहा हूं, ये एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन के 2 कैश फ्लोज, एक तो वो 105 लाख हर साल और 90 लाख का कॉम्पेंसेशन। फिर मशीन खरीदने की बात आई, उसके 2 इंप्लीकेशंस, आज 600 लाख खर्च करके मशीन खरीदनी है, और आज से 4 साल के बाद, क्योंकि मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी बोली है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर बोला है ना, देन वी आर अज्यूमिंग दैट द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, तो 4थे साल के बाद ये इसका 15 लाख का इनफ्लो। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। Sales and direct costs for the product emerging from waste processing for 4 years are estimated as under। अभी समझो, सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग, मतलब अगर मैं रिप्ले, तो मतलब कहना ही से कि ये सारे के सारे मेरे खर्चे ऑलरेडी इंक्रीमेंटल है। क्यों भैया, कैसे इंक्रीमेंटल हुआ है? क्या बोला है? वेस्ट प्रोसेसिंग की नौबत कब आएगी? जब मैं नया मशीन लूंगा जो वेस्ट को मार्केटेबल प्रोडक्ट में प्रोसेस करे, भैया तभी तो नौबत आएगी ना ये सारे खर्चे और ये सारे इनकम की। भैया बात तो सही है। तो कहना है ये सारे के सारे खर्चे ऑलरेडी इंक्रीमेंटल बेसिस पर मेरे को दिए गए एंड मेरे को डायरेक्टली कंसिडर करने इस क्वेश्चन में। समझ में आया बात? अब इस पे भी ना कुछ पॉइंट्स है, जैसे अभी मटेरियल कंजम्पशन एक पॉइंट है, कुछ वेजेस पर पॉइंट है, आई थिंक कुछ फैक्ट्री ओवरहेड पर भी इसमें पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आ जाओ। सबसे पहले ना मटेरियल का स्टॉक, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला ना पॉइंट मटेरियल कंजम्पशन का आता है। क्या बोलता है देखो, इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल्स required before commencement of the processing operations is 60 lakh at the start of year 1. The stock level of materials to be maintained at the end of year 1, 2 and 3 will be 165 lakhs and the stocks at the end of year 4 will be nil. भैया कंफ्यूज क्या बोले? इधर आ जाओ। बोलते हैं कि मैं आज खड़ा हूं ईयर 0 पर, मैं आज ईयर 0 पे खड़ा हूं, ठीक है। आज
आज आज क्या बोला है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द वेस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशन से 60 लाख बोलते हैं। आज अगर मैं मशीन खरीदूंगा ना तो मेरे को 60 लाख रुपए का और स्टॉक चाहिए रहेगा, और 60 लाख का स्टॉक मेरे को खरीदना पड़ेगा बिफोर आई कैन बिगिन द वेस्ट प्रोसेसिंग आफ्टर आई परचेज द मशीन। तो कहना है ये पूरा का पूरा 60 लाख ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल हो गया, क्योंकि ज्यादा स्टॉक की रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब मैं मशीन खरीदूंगा। तो एक और मेरा कैश फ्लो मटेरियल से रिगार्डिंग ये हो गया कि मेरे को आज 60 लाख चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, स्टॉक लेवल्स टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 and 3 विल बी 165 लाख रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। आज से 1 साल के बाद मेरा क्लोजिंग स्टॉक 165 लाख होना चाहिए। आज से 2 साल के बाद भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक 165 लाख होना चाहिए, और आज से 3 साल के बाद भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक 165 लाख होना चाहिए। बोला है ना, द स्टॉक लेवल्स टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 and 3 फ्रॉम टुडे शैल बी 165 लाख एंड द स्टॉक्स एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी नील। आज से 4 साल के बाद नील। समझाता हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कहना ही से कि आज से 1 साल के बाद मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही आज से 2 साल के बाद मेरा ओपनिंग स्टॉक हो। क्लोजिंग मैं बोलता हूं, सिंपल लॉजिक है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है कि नहीं। मैं बोलता हूं कि पिछले साल 10,000 यूनिट्स बच गए थे, वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक है। तो आज ऑफ कोर्स मेरे ओपनिंग स्टॉक में वो 10,000 यूनिट्स ही होंगे जो पिछले साल के बच गए थे। उसके बाद परचेज की बारी आएगी ना, लॉजिक। तो कहना है क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज 165 लाख विच विल बी द सेम ओपनिंग स्टॉक फॉर ईयर 2 165 लाख। फिर ईयर 2 के एंड पे भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना 165 लाख। तो वंस अगेन ईयर 3 के स्टार्टिंग में वही मेरा ओपनिंग स्टॉक भी बन जाएगा, और ईयर 3 के एंड में मेरा जो 165 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है वही मेरे ईयर 4 में 165 लाख का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बात में दम तो है भैया, बात में दम तो है। यस, तो ये मेरा एक और कैश फ्लो बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आज इनिशियल में बिजनेस शुरू करने से पहले मैंने ऑटोमेटिकली 60 लाख का स्टॉक खरीदा था। तो मेरा ईयर 1 का ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 60 लाख, और मेरा ईयर 1 का क्लोजिंग स्टॉक मैंने कितना रखना है 165 लाख। अरे ईयर 1 का ओपनिंग स्टॉक 60 लाख था, ईयर 1 का क्लोजिंग स्टॉक 165 लाख है। तो कहना ही से मैंने 105 लाख रुपए का और स्टॉक खरीदा होगा ड्यूरिंग द ईयर। यस भैया, बात में दम तो है। तो वो 105 लाख का स्टॉक जो मैंने इस ईयर में खरीदा है, ईयर 1 में खरीदा है, उसका भी तो पैसा लगा होगा, उसका भी तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा। अरे हाँ भाई, भैया बात में दम तो है। कहां से कैश फ्लो निकल रहे इस सवाल में, इसलिए मैं आपको ये सवाल कर रहा हूँ। थोड़ा यूनिक वाला सवाल है ये। तो ईयर 1 में 105 लाख का आपका स्टॉक परचेस हुआ। फिर देखो ईयर 2 में कुछ नहीं है, 165 लाख ओपनिंग, 165 लाख क्लोजिंग, कुछ नहीं, मतलब कुछ परचेस नहीं किया। ओपनिंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, सेम गोज फॉर ईयर 3। बट ईयर 4 में देखो ओपनिंग स्टॉक 165 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 0, मतलब कहने से पूरा का पूरा 165 लाख बिक गया होगा, ईयर 4 में बिक गया होगा। यस भैया, पूरा का पूरा 165 लाख ईयर 4 में बिक गया होगा। अब ना इसमें एक और डाउट आपको आ सकता है कि भैया मटेरियल कंज्यूम भी तो हुआ है। हमने कॉस्टिंग में पढ़ा था कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू कंज्यूम। तो आप ना प्लीज ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ना ये वाला पॉइंट प्रैक्टिकली वैलिड है, बट इंस्टीट्यूट ने ये वाले फॉर्मूले को पता नहीं क्यों बट इस क्वेश्चन में इग्नोर मारा है, और इस वजह से एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हो रही है। आपको ये इस क्वेश्चन में सही से कैलकुलेट करना है ना, ओपनिंग में आप सिर्फ इस साल का परचेस मिला दो, कंज्यूम्ड को इग्नोर करो, और क्लोजिंग आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। भैया तो फिर हम क्या करें, एग्जाम में पूछा जाए तो आप वही करो जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे किया। जो आईसीआई करेगा वो मैं करेगा, है ना, वो जो मेरे जीजा जी कहेंगे वैसा मैं करूंगा। इस केस में आपके जीजा जी आपके आईसीआई है, जो मेरे आईसीआई साहब कहेंगे मैं वो करूंगा। तो इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, कंजम्पशन को इग्नोर मारा गया, इवन दो इट डज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, आई अग्री दैट। इसी के अलावा द स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर 30 लाख पर एनम। समझो, वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए मैंने नया मटेरियल का स्टॉक खरीदा, अब उसको मेरे को स्टोर कहीं पे तो करना पड़ेगा ना, आसमान में तो छोड़ के नहीं आ सकता, स्टोर कहीं गोडाउन वोडाउन में करना पड़ेगा मेरे को। तो वो स्टोरेज स्पेस जो मेरा स्टॉक खा रहा है ना,
अगर वो स्टॉक में ना खरीदता, मतलब अगर मैं नया मशीन ना लेता तो नया स्टॉक खरीदने की नौबत ही ना आती, तो वो स्पेस मेरा खाली रहता। तो कंपनी बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मशीन ना खरीद के वो स्टोरेज स्पेस को खाली छोड़ दिया होता ना, तो उसको हम रेंट कर देते और हर साल 30 लाख का हमको किराया आता, रेंट आता। मतलब कहना ही से दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप स्टॉक खरीद के वो स्पेस को ब्लॉक कर रहे हो जिस स्पेस से आप 30 लाख रुपया रेंट का कमा सकते थे। इंस्टीट्यूट पता है क्या बोलता है, ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और इसको आपको एज कैश आउटफ्लो लेना पड़ेगा। ओके भैया, तो हम इसको कैश आउटफ्लो लेंगे। ये देखो यहां पर कहीं, ये तो मटेरियल वाला है, ठीक है। यहां पर ना जब सारे एलिमेंट्स को कंबाइन किया है ना, तो इन्होंने यहां पर ये लिया हुआ है। ये देखो 30 लाख किधर है, कहीं पे तो कंसिडर हुआ था ना ये। आई हैव, ये देखो ये रहा एलिमेंट नंबर 6, लॉस ऑफ स्टोरेज स्पेस, आउटफ्लो ऑफ 30 लाख रुपीज शैल बी कंसिडर्ड इन ईच ईयर। समझ में आया? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process will reduce idle time payments of 45 lakh rupees in the year 1 and 30 lakh rupees in the year 2। बेसिकली पता है क्या है, बेसिकली पता है क्या है, ये जो वेजेस है ना, वेजेस उसमें उन्होंने ये रिडक्शन के टाइम को माइनस आउट नहीं किया, माइनस नहीं किया। तो हम क्या करेंगे पता है, जब हम इस तरीके से एनुअल सीफैट निकालेंगे ना, तो मटेरियल कंज्यूम तो वैसे का वैसा रहेगा, मटेरियल परचेस का हमने अलग एलिमेंट कंसिडर किए हैं पूरा का पूरा। बट ये जो वेजेस है ना, वेजेस इसमें देखो चेंज होगा। पहले साल में 45 लाख रुपीज सेव हो रहा है, तो हम पहले साल के टोटल वेजेस कितने, 225। आईसीआई बोलता है कि यहां पर इन्होंने जो टेबल दिया है ना, उसमें उन्होंने ये सेविंग्स को कंसिडर नहीं किया है। अब समझना, 2,25,000 आउटफ्लो माइनस 45 लाख की सेविंग्स, और सेविंग्स तो हम एज इनफ्लो लेते हैं। हमने यहां पर भी एक दूसरे पॉइंट में देखा ना कि सेविंग्स को इनफ्लो लेने का है। तो 225 माइनस 45 आप सेविंग्स का माइनस करोगे तो आपको वेजेस सिर्फ 180 लेना है व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग योर एनुअल सीफैट। और दूसरे साल में भी कुछ बच रहा है ना, 30 लाख बच रहा है, एंड दूसरे साल में भी 225 का आउटफ्लो है। तो 225 का आउटफ्लो माइनस 30 का इनफ्लो, 195 का नेट। तीसरे और चौथे साल में कुछ नहीं दिया गया, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही हम लेंगे, ठीक है। तो देखो एक एक एलिमेंट आपको समझाता जा रहा हूं। तो वेजेस का ले लिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस 90 लाख पर एनुअल पेएबल टू द वेंचर। अब ध्यान से सुनना, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स, मुझे एक बात बताओ, जनरल अगर मैं मशीन ना खरीदता तो भी मेरे को जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते, अगर मैं मशीन खरीदता तो भी मेरे को जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते, क्योंकि जनरल तो जनरल है, कुछ भी करो उतने तो लगने ही लगने। तो कहना इसे, ये जो 90 लाख रुपए पर एनम है, इसको मैं इंक्रीमेंटल नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं मशीन ना खरीदूं ना तो भी ये 90 लाख लगेगा। सॉरी, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स 90 लाख नहीं, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स मशीन ना खरीदूं तो भी लगेगा ही। तो आई कैन नॉट कंसिडर इट एज इंक्रीमेंटल, बट मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकाल रहा हूं, तो मेरे को जनरल फैक्ट्री ओवरहेड कंसिडर करना ही नहीं है, कुछ कंसिडर नहीं होगा। बट except to the extent of insurance charges of 90 lakh per annum payable on the venture। नया मशीन लोगे ना, नया मशीन लोगे ना तो इंश्योरेंस चार्जेस लगेंगे 90 लाख पर एनम, सारे इंश्योरेंस का मिला करके। बट अगर नहीं लोगे ना नया मशीन तो कुछ इंश्योरेंस चार्ज नहीं लगेगा। तो इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, ये सब, ये 165 में से सिर्फ 90 इंक्रीमेंटल है, ये 180 में से भी सिर्फ 90 इंक्रीमेंटल है, ये 330 में से भी सिर्फ 90 इंक्रीमेंटल है, और ये 435 में से भी सिर्फ 90 इंक्रीमेंटल है, 90 इंक्रीमेंटल है। तो हम लोग जब सीफैट निकालेंगे ना, तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90 लेंगे। ओ, तो इस क्वेश्चन को पता है मैंने कैसे सॉल्व किया है, 1 बाय 1 लाइन रीड करके कैश फ्लोज निकाले हैं और एनुअल सीफैट अलग अलग एलिमेंट निकाला, एंड में मैंने कंबाइन आउट कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कैसे करता है, डोंट वरी, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें, अदर एक्सपेंसेस वैसे का वैसा जैसा क्वेश्चन में है। वेजेस में हमने वो सेविंग्स को माइनस करके लिया है, सेल्स मैंने पूरी की पूरी इंक्रीमेंटल वैसी की वैसी है। डेप्रीसिएशन, देखो डेप्रीसिएशन इट इज ऑलरेडी एज पर इनकम टैक्स रूल्स, और कुछ इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, कॉस्ट क्या है, वो क्या है, रेट क्या है, तो हमने जैसा है वैसे का वैसा ही ले लेना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, 30% टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें मैंने डेप्रीसिएशन एड बैक कर दिया, बेसिक्स
एंड एनुअल सीफैट निकल गया। तो अभी पता है क्या करना है इस क्वेश्चन में, हर साल में क्या क्या कैश फ्लोज हुए हैं वो देखो। सबसे पहले इनिशियली क्या क्या कैश फ्लो हुए। सबसे पहले इनिशियली तो आज अगर मैं मशीन खरीदता हूँ, पहली बात मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसका 90 लाख का मेरे को कॉम्पेंसेशन लगेगा, ये एक कैश फ्लो। मेरे को नया मशीन खरीदना पड़ेगा, उसका 600 लाख का कैश आउटफ्लो, ये कंसिडर होगा। मेरे को वेस्ट प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 60 लाख रुपए, उसका इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो मेरे ईयर 1 का टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो गया? 7.5 लाख, नॉट 7.5 लाख, 750 लाख। फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में 105 लाख। याद आया क्या था ये 105 लाख आपकी सेविंग्स का था, जो आपको 150 लाख का कॉम्पेंसेशन ना देना पड़ा, माइनस इंक्रीज इन टैक्स ऑफ 45 लाख रुपीज। इसी के अलावा आखिर में याद है 60 लाख बेच के मिल रहा है और 45 लाख रुपीज मेरा डिसमेंटलिंग का कॉस्ट है, डिसमेंटलिंग, तो 15 लाख यहां पर इनफ्लो। इसी के अलावा 105 लाख कैसे पता चला? याद है ईयर 1 में भी हम लोग स्टॉक में 105 लाख और इन्वेस्ट किया था यहाँ पर हम लोगों ने, तो वो 105 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आ जाएगा, कैश आउटफ्लो है ये। एंड आखिरी साल का ओपनिंग स्टॉक याद है 165 लाख था और क्लोजिंग 0 था, तो हमने क्या बोला था, पूरा 165 लाख का स्टॉक बेच दिया, तो 165 लाख का कैश इनफ्लो यहाँ पर। एनुअल सीफैट जो बाकी सारे एलिमेंट्स है उसको कंसिडर करके आ गए, और एक लॉस ऑफ आउटफ्लो 30 लाख की रेंट की स्पेस हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोया, आईसीआई बोलता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दो तो उसको एज आउटफ्लो ट्रीट करके यहां पर लिख दो। तो इन सब का ईयर वाइज टोटल करके ना मैंने ईयर वाइज कैश फ्लो निकाला है। तो पहले तो इनिशियली 750 लाख का इनिशियल कैश आउटफ्लो इन टोटल है। पहले साल में 355.2 लाख, दूसरे साल में 407.4 लाख, तीसरे साल में 444.6 लाख और चौथे साल में 553.2 लाख। सिंपल। अब मैं फाइनली आता हूं मेरे WDV टेबल में, जो मैंने किया नहीं है तो मैं आपको क्लियरली इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन दिखा देता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं किया है बट मैं आपको दिखा देता हूं आईसीआई ने कैसे किया है। अभी आईसीआई ने देखो कैसा किया है, ये सेल्स, मटेरियल कंजम्पशन, सब कुछ आईसीआई ने ना एक में घुचड़ मिचड़ किया हुआ है। ये देखो हमने कैसे एक एक एलिमेंट को सेपरेटली कैलकुलेट किया, आईसीआई ने सब कुछ एक में घुचड़ मिचड़ किया, इसलिए कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो देखो हमारे ये कैश फ्लोज मैच आउट कर रहे हैं। अब ये पता है मैच आउट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो लॉस ऑफ स्टोरेज स्पेस है ना उसको यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया। इंस्टीट्यूट खिचड़ी बनाने गया, इंस्टीट्यूट खुद हो गया। आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट कंसिडर्ड, मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये हमारे कैश फ्लोज और आईसीआई के कैश फ्लोज में ना यहाँ पर आप देखो सिर्फ 30 लाख का डिफरेंस है। यहाँ पर अपना 355.2, इनका 385.2, अपना 407.4, इनका 437.4। इन्होंने लॉस ऑफ स्टोरेज स्पेस के बारे में कुछ लिखा भी हुआ है, ये देखो नहीं, ये देखो इन्होंने लॉस ऑफ स्टोरेज स्पेस के बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। प्लस आप अगर देखोगे ना तो इन्होंने यहाँ पर देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से लेस किया हुआ है, पीएटी आफ्टर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट यहाँ पर कंसिडर करते वक्त उन्होंने वो लिया ही नहीं है 30 लाख का, तो इसलिए इनके कैश फ्लोज में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर सिंपल हमारे वाले कैश फ्लोज है, इसको आप रेलिवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इनिशियल का तो 750 लाख ही रहेगा। फिर हर साल के कैश फ्लोज को आप मल्टीप्लाई कीजिए उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिल जाएगा, उसमें से 7.5 लाख माइनस कीजिए, आपका एनपीवी आ जाएगा। अपने केस में भी एनपीवी पॉजिटिव ही आएगा, एंड हेंस अपना डिसीजन भी ये रहेगा दैट यू शुड इन्वेस्ट। एंड दिस एंड्स आवर बिग लेक्चर। वी आर ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा लग गया, 120 मिनट्स हुए, बट आप देखो हमने 35 मार्क्स का कवरेज कर लिया है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। 2 छोटे सवाल, 2 बहुत बड़े बड़े सवाल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डन। प्लीज कमेंट करना कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज कमेंट करना। बहुत एफर्ट है, देखो हैंड रिटन सॉल्यूशंस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एंड जितना हो सकता है मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है, ठीक है। सो कैसा लगा सेशन एक बार बता देना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस, और चार्टर्ड स्टडीज अकेडमी की चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो यारो। वीडियो को शेयर करोगे तभी तो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। ये फ्री बैच है ये यार, तो शेयर भी कर देना, ठीक है। सो दिस इज देव शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में।
हम एक दूसरा टॉपिक करेंगे अगले सेशन में. मोस्टली इट इज गोइंग टू बी लेवरेज एनालिसिस, बट चलो लेवरेज ही ले लेते नेक्स्ट. लेट्स डू द टॉपिक ऑफ लेवरेज एनालिसिस नेक्स्ट. ठीक है, चलो. टिल देन आई विल साइन ऑफ फॉर